अच्छा जी, please tell everyone to join the class because I have 36 participants with me right now and 20 plus are still need to join the class. तो मैं let me text in the group. आप लोग भी सबसे कहें कि join कर लें so that we can officially start the class. चलें जी स्टार्ट करते हैं और अगर लेट्स सपोज पार्टिसिपेंट्स ना ऐड हुए तो देन आई सी कि मैं 2 दफ़ा अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगी कि चैप्टर नंबर 3 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। फिर जैसे ही आपके 4 to 5 चैप्टर्स हो जाएंगे तो वी विल टेक वन क्विज। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग एलएमएस पे अवेलेबल होगी? एक्चुअली आपको मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने एलएमएस पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं की, स्लाइड्स अपलोड कर दी है मैंने और बाकी आपका कोर्स आउटलाइन भी, आपका कोर्स प्लान, सब चीज़ें आपकी इवन असाइनमेंट्स वगैरह भी अपलोडेड हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने शेयर नहीं की। तो मैं आपको कर दूंगी। लेक्चर में ना थोड़ा मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू था तो मैं सही तरीके से सुन नहीं पाई थी। ठीक है जन्नत, मैं ऐड कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह। ठीक है मैम। ओके जी, सबको नजर आ रहा है स्क्रीन शेयर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, तो बेसिकली आज इज दिस आवर फोर्थ सेशन और फिफ्थ वन? आई थिंक इट्स द फोर्थ सेशन और मैम आई गेस इट्स फिफ्थ वन। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग स्लो से जा रहे हैं क्योंकि जाहिर है हमने इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 2 क्लासेस में हमारा इंट्रोडक्शन कवर हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो है, बट आई विल ट्राई कि हम लोग हमारे सेशंस जो हैं वो क्लासेस के साथ मीट कर जाएं, यानी अगर फिफ्थ सेशन है तो चैप्टर भी फिफ्थ ही हो, क्योंकि इसी तरह से आपकी सारी चैप्टर्स जो हैं वो कंपाइल हुए हैं। अच्छा जी, आज का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है मूविंग टू अ स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट का क्या मतलब है? कैन एनीवन add something to it? State of the art. गूगल कर लें अपने फोन्स के ऊपर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट reach at some point in a particular time. दोबारा बताइएगा। मैम लेवल ऑफ डेवलपमेंट लाइक अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे रीच करना है, मतलब इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लेवल ऑफ डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन द न्यूएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, मैम जो लेटेस्ट मैम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मैम अपडेटिंग। मैम अपडेटिंग मॉडर्न। जी बिल्कुल, जो लेटेस्ट मॉडल होता है ना किसी चीज का,
उसको स्टेट मैम ऑफ द हम इसमें रिसेंट स्टेज भी कह सकते हैं डेवलपमेंट का, स्टेज रहा। रिसेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। जो रिसेंट स्टेज होती है ना, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जो आपकी किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, किसी भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में, किसी भी प्रोसेस की डेवलपमेंट में जो सबसे ऊपर वाली लेटेस्ट स्टेज होती है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं। अक्सर आपने जो प्रॉपर्टी के एड्स होते हैं ना, इसमें आपने सुना होगा कि मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ लाइफ अप्रोच। ठीक है, अक्सर ये इस तरह के आपने, या जो एड्स वगैरह चलते हैं ना टेलीविजन पे, उसमें वो जरूर कहते हैं कि फॉलोइंग द स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच, वी आर फॉलोइंग, वी आर डूइंग द स्टेट ऑफ द आर्ट। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जो भी स्टडी कर रहे होते हैं उसके मतलब को समझा करें कि लेट्स सपोज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी चैप्टर के रिलेशनशिप से जो उसकी हेडिंग होती है, जो उसका टाइटल होता है, उसी के रिलेशनशिप से आपके के पूरे चैप्टर की अटैचमेंट होती है कि यानी उसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है। तो सिंस हमारा सब्जेक्ट क्या है, एसपीएम, सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच, यानी कि जो लेटेस्ट अप्रोच है, जो मैक्सिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट अभी तक आ चुका है एसपीएम में, हम उसको देखेंगे कि मैक्सिमम लेवल पे एसपीएम कहाँ तक डेवलप हो चुका है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यानी कि दुनिया के अंदर। बेसिकली हम लोग ग्लोबली बात कर रहे हैं कि जी ओवरऑल एसपीएम की जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ तक डेवलप हो चुकी है, किस हद तक उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। ठीक मैम है, तो आप जी मैम मॉडिफाइड फॉर्म बेसिकली में जो कह सकते हैं। जी हसन, पहले मैम आप बेसिकली बताएं, जो निम्रा करंट फिर आप रिसर्च बताइए। मैम बेसिकली जो करंट रिसर्च होती है, मतलब किसी भी चीज के ऊपर करंट रिसर्च या करंट डेवलपमेंट, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं। नॉर्मली इवन लैंग्वेज में भी क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर्ट, कि आपका करंट स्टेटस क्या है। इसका मैम एक सिंपली ये मीनिंग लिया जाता है कि आपकी सबसे ज्यादा करंट रिसर्च या सबसे ज्यादा करंट लेवल, या किसी भी चीज का एग्रीगेट में अब ये लेवल है, या हमारा मोस्ट करंट लेवल ये है किसी गेम का या किसी भी फील्ड का या किसी कंपनी का, कि हम करंटली ये वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही हसन, सही बताया आपने, बिल्कुल ठीक। जी निम्रा, अब आप बताएं, कुछ ऐड करना चाह रही थी। मैम मैं कह रही थी कि हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म किसी चीज की या लेटेस्ट वर्जन जो होता है वो भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड्स बिल्कुल ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म थ्रू डेवलपमेंट जो आई हो, ठीक है, जो या नई लेटेस्ट। टेक्निक्स आ रही हैं, जिस तरह न्यू डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिहाज से जो डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सब कुछ इसमें मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाता है। बिल्कुल सही जी, सही आपने कहा, बिल्कुल। तो देखें, हमने सबसे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा दैट वाज इंट्रोडक्शन टू सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन भी आप लोगों की करा देती हूँ। पहले उसका सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशंस देखी। फिर सेकंड चैप्टर में हमने वो ट्रेंड्स देखे जिनकी वजह से सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इवॉल्व हुई, यानी कि पैदा हुई, इवॉल्व हुई, क्यों आई, ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा क्यों बनी सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके हमने 10 ट्रेंड्स देखे कि भाई ये पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से सक्सेशन प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होनी शुरू हुई। अब जब हमने वो देख लिया तो अब हम कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि इस वक्त सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है और उसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पहले इन द बिगिनिंग हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो कि एक अफेक्टिव प्रोग्राम की होती हैं। फिर हम एक इसका लाइफ साइकिल देखेंगे जिसमें जनरेशन्स आएंगी कि अच्छा जी, पहली जनरेशन, जैसे हम अपनी ह्यूमन रेस को भी कैटेगराइज करते हैं, तो हम पूरी डेवलपमेंट की बात करेंगे कि लेवल 1 पे ये कहाँ थी, फिर लेवल 2 में इसमें क्या हुआ। तो वो 5 जनरेशन्स है उसकी, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। और साथ साथ जो अफेक्टिव प्रोग्राम, यानी कि जो अच्छा प्रोग्राम है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम है, जो फुली डेवलप प्रोग्राम है, उसकी 15 करेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है, उसको भी हम स्टडी करेंगे कि अच्छा जी 15 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अगर आपकी कंपनी में बहुत अच्छा एसपीएम है, यानी कि अगर आप ये 15 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच फॉलो करते हैं एसपीएम की। ठीक है जी। अब अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि मैंने बहुत डिटेल में इसका लेक्चर इसलिए प्रिपेयर किया है स्लाइड्स के ऊपर लिख के, क्योंकि ये आपको विजिबल होता है। मीनवाइल आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और क्या बात हो रही है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप ये हम इसको एसपीएम से तो रिलेट कर रहे हैं यहाँ, लेकिन जरूरी नहीं है। कोई भी प्रोग्राम आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन कर ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस टॉप मैनेजमेंट की कोऑपरेशन ना मिली हुई हो। ठीक है, क्योंकि जब तक टॉप मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं करती, आइडेंटिफाई नहीं करती, ये नहीं कहती कि अच्छा जी ठीक है हमारी तरफ से एग्रीमेंट है या हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, उतनी देर कोई भी प्रोग्राम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप सक्सेशन प्लानिंग पढ़ने के बाद जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो आप वहाँ पे कहें अच्छा जी यहाँ तो बिल्कुल सक्सेशन प्लानिंग नहीं हो रही, और सक्सेशन प्लानिंग तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एचआर का, तो इसको तो ज़रूर होनी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे आपको वो कहें कि नहीं जी, क्योंकि हमारे सीईओ, हमारे बॉस, जो हमारे सबसे बड़े इस वक्त लीडर हैं, वो ये नहीं चाह रहे, तो इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट हो रही। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है कि अगर लेट्स सपोज आप अगर किसी कंपनी के अंदर सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट नहीं है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आप ये ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा जी हमें सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है कि टॉप मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन और सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच को हासिल करने के लिए, क्योंकि जाहिर है आप उसमें काम करते हैं, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है। फिर आपसे आपका बॉस अगर पूछता है कि हाँ जी आप क्या कर रहे थे, आप कहें जी मैं तो सक्सेशन प्लानिंग कर रहा था, वो कहेगा आपको किसने कहा है सक्सेशन प्लानिंग करने के लिए? आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम जो है कंपनी का वो ज़ाया कर दिया है, और आप सक्सेशन प्लानिंग, मुझे तो पता ही नहीं सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है और आप इसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल मैनेजर या इवन सीओओ भी अगर आप कह लें, तो वो तब तक इसको नहीं कर सकता जब तक आपकी टॉप मैनेजमेंट सारी एग्री ना हो और प्रोग्राम को सपोर्ट ना करे। ठीक है, अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2, इस चीज को जरा देखिएगा, नीड्स ड्रिवन एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। एसपीएम प्रोग्राम आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही हाई फाई किस्म का प्रोग्राम ला के अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर दें जबकि आपको उसकी ज़रूरत ना हो। हमेशा ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी को ज़रूरत किस चीज़ की है, पहली बात, और फिर सेकेंडली आपने ये भी देखना है कि बाकी की कंपनीज जो सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर रही हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। आपको ये आइडिया है कि बेंचमार्क क्या होता है? नाम सुना है पहले बेंचमार्किंग का? आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। यस मैम। जी बताइएगा क्या होता है बेंचमार्किंग? मैम एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देना, एक क्राइटेरिया सेट कर देना, इसको अचीव करना है। जी बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड मेंटेन कर देना, क्राइटेरिया सेट कर देना किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। और मैम इसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि बेंचमार्किंग में बेसिकली हम कंपेयर भी करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एज कंपेयर हमारे जो स्टैंडर्ड लेवल होते हैं उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही आप कंपैरिजन करते हैं, आप मैम स्टैंडर्ड बेसिकली इसमें आप टारगेट्स असाइन कर देते हैं। बिल्कुल टारगेट्स असाइन करते हैं कि अच्छा जी हमने ये हमारा बेंचमार्क है, किसी भी चीज़ का बेंचमार्क जो बेस्ट
इसमें मैं आपको ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि लेट्स सपोज आप एक क्विज कर रहे हैं ना क्लास में, तो अगर उस क्विज का सलूशन मेरे पास है और उसमें ऑब्वियसली मैंने उसके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो वो बेंचमार्क होगा। यानी कि अगर कोई उसको एग्जैक्टली उसी तरह से कॉपी कर देता है तो इट मीन्स कि उसने फुल मार्क्स अटेन कर लिए, वो उसका गोल था, वो उसका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट सक्सेशन प्लानिंग करवाना चाहती है या नहीं। सेकेंडली आपने ये देखना है कि आपकी कंपनी को कितनी सक्सेशन प्लानिंग की ज़रूरत है, किस किस लेवल पे ज़रूरत है, कितनी करनी है, सॉफ्टवेयर यूज़ करना है नहीं करना, और आपका बेंचमार्क क्या है, यानी कि आप क्या चाहते हैं। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक सक्सेशन प्लानिंग करनी है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है जी, अभी वी हैव टू गो विद 15 कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, नंबर 3 पे है फोकस्ड अटेंशन। आप सब लोगों को पता है अनलेस अनटिल, कभी भी ये मत सोचें कि सक्सेशन प्लानिंग खुद ब खुद होती जा रही है। सक्सेशन प्लानिंग कभी भी खुद ब खुद नहीं होती कंपनीज में। अगर ये खुद ब खुद होती होती तो ना हम इसको पढ़ रहे होते, ना इसके ऊपर बुक्स लिखी हुई होती, और ना ही ये एचआर का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होती। ठीक है, एक सिस्टमैटिक एफर्ट जो है उसकी ज़रूरत होती है। सिस्टमैटिक आप उसको कहते हैं जिसको आप थ्रू सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसका एक सिस्टम बना हुआ होता है कि अच्छा जी, क्योंकि वो जब हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे ना कि ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, 5 स्टेजेस हैं उसकी, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जब आप वो पूरी 5 स्टेजेस को फॉलो करते हैं तो इट मीन्स कि आपकी सक्सेशन प्लानिंग सिस्टमैटिक है। कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये ज़रूर है कि देखें विद एक्सपीरियंस लोग ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सक्सेशन प्लानिंग भी खुद ब खुद होती चली जा रही हो। क्योंकि अगर आप हो सकता है कोई आपको 1 या 2 या 3 एम्प्लॉइज बहुत अच्छे लगते हों, आप उनको जाके कह दें कि अच्छा जी हम नहीं चाहते कि आप छोड़ें, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम बहुत अच्छा है, उस ड्यूरेशन में हो सकता है कोई और छोड़ जाए। ठीक है, एक्चुअली आई गॉट समथिंग इन माई आई जो कि मुझे शदीद इरिटेट कर रहा है, और मैं, अगर आप लोग मुझे 5 मिनट्स स्पेयर करते हैं तो लेट मी मैम आप चेक। ले लें 5 मिनट। जी प्लीज, और प्लीज पीछे कोई वो ना कीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं रिकॉर्डिंग वैसे वो कर देती हूँ, रोक देती हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कुछ ज्यादा गड़बड़ ना कीजिएगा ड्यूरिंग द क्लास। ओके ठीक है, मैम। ओके जी, तो वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे स्टेट ऑफ द आर्ट की, कि आपका जो डेवलप्ड प्रोग्राम है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, तो उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। नेक्स्ट हमने थर्ड देखी, फोकस्ड अटेंशन। ऑब्वियसली आपकी अटेंशन बहुत फोकस्ड होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा जी ये खुद ब खुद हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद कभी भी नहीं होगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 है डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसमें ये है कि देखें ऐसा नहीं है कि एक बंदा दूसरे पे डाल रहा है और दूसरा बंदा अगले पे डाल रहा है। बॉस जो है वो उससे अगले मैनेजर को कह रहा है और वो उससे अगले मैनेजर को कह रहा है कि अच्छा जी आपने करनी है, आपने करनी है। नहीं, उसके जितने भी पार्ट्स होंगे सक्सेशन प्लानिंग के, वो सबने डिवाइड करने हैं कि अच्छा जी डेवलपमेंट के लिए ये बंदा होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करके जो भी आपकी कमियां होती हैं नीड, जिसमें आप अपना नीड एनालिसिस, टास्क एनालिसिस वगैरह करते हैं कि अच्छा जी इस बंदे ने ये काम करना है, ये इसने काम किया नहीं किया, कैसा किया, उसका लेवल कितना था, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे कोई और डिसाइड कर रहा होगा। फिर कोई डिसाइड करेगा कि अच्छा जी अब ये जो सक्सेसर आइडेंटिफाई किया है हमने, इसको जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो थ्रू क्लास होगी या ट्रेनिंग होगी या ऑन जॉब होगी, ऑफ जॉब होगी। तो इन सारी चीज़ों को स्टेप वाइज चलना चाहिए और सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए और सबको डेडिकेट होके इसके लिए काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकली नज़र नहीं आती।
तो जो चीज़ फिजिकली नजर नहीं आ रही होती ना ऑर्गेनाइजेशन में, नॉर्मली लोग उसके ऊपर उतनी तवज्जो भी नहीं देते। वो कहते हैं कि अच्छा जी बस ठीक है, चले एक चीज़ है सक्सेशन प्लानिंग, हाँ जी सुना हुआ है, उसमें बस यही है कि सक्सेसर को आइडेंटिफाई करना है। नहीं, आप जितनी डिटेल में जितना काम करेंगे और जितनी डेडिकेशन शो करेंगे वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट भी देगी। ठीक है, तो दिस इज डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर बंदे को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक्सटेंड्स टू ऑल लेवल्स। देखिए पहले आगे जाके भी आप इसको मजीद स्टडी करेंगे कि पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ सीईओ के लेवल पे या उससे जो नीचे वाला जीएम का लेवल है या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का लेवल है, आपने सिर्फ उसी के ऊपर सक्सेशन प्लानिंग रखनी है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली सक्सेशन प्लानिंग को तमाम के तमाम लेवल्स के ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि आपकी कंपनी से कोई भी आपको छोड़ के ना जाए, पहली बात। और अगर कोई छोड़ के जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई आपको छोड़ के ना जाए, छोड़ के तो जाना है लोगों ने। और अगर वो आपको छोड़ के जाते हैं तो आपके पास उनका ऑल्टरनेटिव फौरन पड़ा हुआ हो, आपको पता हो कि अच्छा जी ये चला गया बंदा, तो अब मुझे 1 महीना या 2 महीने या कोई टाइम लग के ऐसा नहीं है कि मैंने डिसाइड करना है और फिर सक्सेशन प्लानिंग करनी है, बल्कि आप फौरन से बताएं कि अच्छा जी हम ये वाला जो हमारा एम्प्लॉई है वो इसको फौरन से पहले कवर कर सकता है या वो इस जगह पे आ सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक आपकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट और फुली डेवलप्ड एसपीएम जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक तमाम एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव एसपीएम होगी। ठीक है, अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, ये भी जस्ट जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसी में से उन्होंने मजीद एक्सप्लेनेशन की हुई है कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा कभी कर लिया और कभी नहीं किया, कॉन्टिन्यूड प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 में और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 में आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए 3 में वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो अटेंशन है, आपका फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने सोचना कि वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, जबकि नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं कि आपका कॉन्टिन्यूड प्रोसेस होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि अच्छा जी 6 महीने बाद अचानक से ख्याल आया कि चले सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, नहीं, आपने उसको कॉन्टिन्यूसली करना है। अच्छा, नंबर 7 पे आता है कि कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल। अच्छा, जो सक्सेशन प्लानिंग की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है फ्यूचर पोटेंशियल। फ्यूचर पोटेंशियल आपने किसी में आइडेंटिफाई करना होता है। अब फ्यूचर पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, कि अच्छा मैं अभी बता दूं, लेट्स सपोज देखें मेरा आप लोगों के साथ कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी 1 या 2 असाइनमेंट्स, वो भी मैंने अभी अच्छी तरह से पूरी कंप्लीट देखी नहीं है, तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि अच्छा जी मेरे इतने जो 20 to 25 ये 20 to 25 स्टूडेंट्स जो हैं ये A+ ले लेंगे और ये वाले A में रह जाएंगे और ये वाले B में एंड ऑल दैट। ठीक है, और कोई खुदा ना खास्ता ये कहूँ कि नहीं जी ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब वो फ्यूचर पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, बार बार आपकी स्पीकिंग स्किल, आपके एनालिटिकल, आप सोचते कैसे हैं, आप लिख, तो ही मैं बता सकूंगी कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। ठीक है, और फ्यूचर पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए कभी भी जो पर्सनल फेवरेटिज्म होता है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि मैं कहूँ कि अच्छा जी फलाना स्टूडेंट जो है ही इज़ वेरी ओबीडियंट टू मी और वो मेरे कोई पर्सनल काम कर देता है या मुझे कुछ फेवर कर रहा है या ही इज कॉन्टिन्यूसली इन टच विद मी या वट या जो भी है, उसकी बेस पे मैं किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूँ या कोई फेवरेटिज्म कर दूँ या कोई क्लू दे दूँ। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर आपको कोई एम्प्लॉई आपको पर्सनली आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि हाँ जी इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है। सेकंड, सीनियरिटी। टाइम तो गुजरता जा रहा होता है लेकिन कुछ लोगों में कैपेबिलिटी नहीं होती डेवलप होने की।
तो सीनियरिटी, उनका सीनियर होना इज नॉट द ओनली रीजन टू बी अ सक्सेसर। कुछ लोग बहुत जिंदगी गुजार देते हैं एक ही पोजीशन पे, लेकिन वो कभी भी इतने डेवलप नहीं हो पाते, या अगर उनको लेट्स सपोज डेवलपमेंट में चांसेस मिलते भी हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं काम कर सकते कि वो बहुत आगे चले जाए। अच्छा, और इवन डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है? Anyone raise your hand and then I will let you know कि बताइए मुझे कि डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है। वो कहते हैं कि जी जो आपका सक्सेशन है ना, वो इस बेस पे नहीं होनी चाहिए, किस किस बेस पे? फेवरेटिज्म, सीनियरिटी और इवन डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड। ये जैसे मैंने मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा जी, चलिए मैम बेसिकली ये आपके इसको हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस की बेस पे या जो आपका प्रूव होता है, जैसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कहते हैं कि इस बंदे के पिछले 4 साल में या पिछले 3 महीनों में इसका ये KPI इसका रिकॉर्ड रहा है, तो हमारे पास वो जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है, ये प्रूव होता है कि इसके ये स्किल सेट है, इसने अच्छा परफॉर्म किया या इसने नहीं परफॉर्म किया। वो ये कह रही है कि इस बेस पे आपको सक्सेशन प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो आपको इससे क्या समझ? हम तो वैसे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छा जी आप बंदे की परफॉर्मेंस देखें, उसका ये देखें वो देखें, और ये कह रहे हैं कि वो जो डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको आपकी जो सक्सेशन है, मैनेजमेंट जो है आपकी सक्सेशन की, वो डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर वो किस चीज का फंक्शन होना चाहिए? मैम इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्कोर्स हैं, जो आप ट्रैक रिकॉर्ड जो आप प्रीवियसली देखते हो, वो किस बेसिस के ऊपर है। क्योंकि कुछ कंपनीज में ये होता है कि 50% KPIs होते हैं जो उन्होंने परफॉर्म करना होता है और 50% मैनेजमेंट इवैल्यूएशन की बेस पे होता है। कुछ होता है वो टोटली 100% KPI बेस पे करते हैं। तो अगर आपके उसमें बायसनेस वगैरह नहीं है और प्योर रिकॉर्ड है, मतलब एक्यूरेटली कि उसने क्या परफॉर्म किया उस बेसिस, तो फिर तो बनता है। लेकिन अगर उसने आपको फिर स्टिल फील हो रहा है कि उसमें बायसनेस हो सकती है या फेवरेटिज्म हो सकता है, तो फिर हम उसको अवॉइड करें इस चीज को। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन, ये जो आपने एक पॉइंट बताया ये सही है, मतलब सही है। लेकिन इसके अलावा भी कोई और पॉइंट है जो मैं सुनना चाहती हूँ? जी हसन। मैम बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपकी परफॉर्मेंस होती है। इफ सम पर्सन हैव अ बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड इन अ सेल परफॉर्मेंस, एक इंसान की यानी कि सेल डिपार्टमेंट में उसका जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, उसका 5 इयर्स के दौरान वो सबसे ज्यादा वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनता आ रहा है, सारा कुछ करता आ रहा है, तो मैम वो आपका जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड कहलाएगा कि आपकी एक प्रूवन परफॉर्मेंस है जो आपकी एक सर्टेन टाइम पीरियड में मौजूद रही है, जिसका बकायदा सिस्टम और प्रोसीजर के थ्रू रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो उसकी बेस पे फिर क्या, यानी सक्सेशन प्लानिंग करें या ना करें? मैम कुछ जगह पे कहा जाता है कि उसके बेस पे सक्सेशन प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ जगह कहा जाता है कि उसके पीछे बेस के ऊपर जो है वो सक्सेशन प्लानिंग की जाती है, पर मेजोरिटी और भी सारे फैक्टर्स को जो है वो अज्यूम करना चाहिए। सिर्फ खाली डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। हो सकता है एक आदमी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो पर वो सर्टन टाइम और सर्टन फेज पर जाके वो उस काबिल ना रह के वो टीम को लीड कर सके, या एक आदमी का 25 साल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पर वो रिटायर होने वाला है, तो अब उस वक्त तो कंपनी को एक नए ब्लड की एक मैनेजिंग या डायरेक्टर पोजीशन पे जरूरत है, तो जरूरी नहीं है कि उस चीज को मतलब किया जाए, उसको एक सर्टेन वे में कंसीडर करना भी चाहिए और एक सर्टेन वे में नहीं भी करना चाहिए। अच्छा मैम जी मैम ये डिपेंड करता है कि उस वक्त जो कंपनी को रिक्वायरमेंट क्या है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड अगर उस बंदे का उससे रिलेटेड नहीं है जो उनको कैपेबिलिटीज चाहिए, तो फिर तो डेफिनेटली मैम उसको फोकस नहीं करते। जो प्रीवियस उस बंदे का रिकॉर्ड है कंपनी उसको फोकस नहीं करेगी।
अच्छा, वैसे द आंसर विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अभी तक मुझे मिला नहीं है, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो अभी तक, मतलब जो आप लोग बता रहे हैं ठीक है, वो डिबेट हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट सोचें जरा इसके ऊपर कि सक्सेशन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से नहीं करनी चाहिए, बल्कि किस वजह से करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम जो हम सक्सेशन प्लानिंग करते हैं ना, वो हमें अपने जो करंट सिनेरियोज होते हैं ना, जो करंट इवेंट हो रहा होता है, उसके हिसाब से देखकर करनी चाहिए। हम पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट को देखकर नहीं, हमें अपने प्रेजेंट या फ्यूचर को मद्देनजर या उसको देखते हुए ना, तो वो सक्सेशन प्लानिंग करनी चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो बिल्कुल सही ख्याल है आपका। सक्सेशन प्लानिंग जो है ना, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड चीज है, ठीक है। पहली बात, पहला जवाब जो आपने दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसमें पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इसलिए नहीं देखते कि देखिए, अगर हम इसको देखेंगे ना, तो फिर जो सिर्फ लायक लोग हैं ना, और जो सिर्फ जो हम देख रहे हैं कि अच्छा जी ये अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम सिर्फ अच्छे परफॉर्मर को ही डेवलप करेंगे। जबकि सक्सेशन प्लानिंग ये कहती है कि आप तमाम के तमाम एम्प्लॉइज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आप उनको डेवलप करें, चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या चाहे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको करियर पाथ दिखाएं, आप उनको करियर गोल दिखाएं, उनकी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करें, हर लेवल के ऊपर सक्सेशन प्लानिंग करें। और ये भी हो सकता है कि कोई एक बंदा किसी प्रॉब्लम की वजह से बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले 6 महीनों से, क्योंकि मे बी उसके घर में कोई ऐसा इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली अपसेट है, या उसका अपना कोई हेल्थ इशू डेवलप हो गया है, या कोई भी और किसी किस्म की कोई वजह हो गई है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। और एक पुअर परफॉर्मर जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया है किसी वजह से। तो आपने ये नहीं देखना कि अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था लेकिन अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको ना कंसिडर किया जाए। या कोई पुअर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो सिर्फ उसको कंसिडर करना चाहिए, आप शुरू कर दें। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड जो वो लोग शो कर रहे होते हैं ना आपके एम्प्लॉइज, उससे रिगार्डलेस होनी चाहिए आपकी सक्सेशन प्लानिंग। आपने डेवलप, इट इज योर ड्यूटी टू डेवलप ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, टू हेल्प ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू फाइंड देयर करियर पाथ्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि कोई कितना केपेबल है या कितना केपेबल नहीं है। जब आप किसी को अच्छी तरह से सिखा लेंगे, अच्छा आपने वो मिसाल तो सुनी हुई होगी कि अक्सर टीचर्स ये कहते होते हैं कि आई कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट आई कैन नॉट मेक हॉर्स टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, दिस व्हाट टीचर्स डू, कि वो आपको एक रास्ता दिखा देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके ऊपर एफर्ट करते हैं, आपका पूरा करिकुलम डिजाइन करते हैं, आपकी एक्टिविटीज बनाते हैं। देखिए कहाँ से ये चीजें स्टार्ट होती हैं, ऑथर्स हैं जो लिखते हैं। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन लेक्चर्स को कितने ध्यान से सुना, फिर उसके बाद आपने बुक रीडिंग कैसे की, फिर आपने अपनी असाइनमेंट्स कैसे प्रिपेयर की, फिर आपने कैसा काम किया कैसा नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब लेट्स सपोज एक मेरा स्टूडेंट है, उसने सक्सेशन प्लानिंग में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं लिए या ग्रेड अच्छा नहीं लिया। आपको क्या लगता है कि वो कभी जिंदगी में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके अच्छी सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर सकेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है वो सबसे अच्छी सक्सेशन प्लानिंग वही करे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये जो डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती होती हूँ कि जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हमारे टीचर ने हमें कहा कि अच्छा जी आप सब लोग ना अपने प्रोजेक्ट्स बना के लाएं एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो आप लोगों में से भी काफी लोगों ने ये आंसर दिया कि अच्छा जी हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब जो मैं बिजनेस करना चाहती थी, दैट वाज अ वेरी कॉमन बिजनेस ऑफ क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है, क्योंकि बहुत बेतहाशा लोग क्लोथिंग ब्रांड पे, अब जितनी भी लड़कियां थी वो या तो क्लोथिंग ब्रांड का बना के ले आई प्रोजेक्ट, या ब्यूटी पार्लर का बना के ले आई, या फिर ज्यादातर यही दो सेगमेंट्स थे जिनको लड़कियों ने टच किया हुआ था, या ट्यूशन सेंटर्स थे, या इस तरह की चीजें थी। अच्छा, तो मेरे टीचर ने मुझे बहुत कम मार्क्स दिए। मैंने उनको इतनी कन्विंस करने की कोशिश की, मैंने कहा कि सर शायद आपको आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि मैं वाकई ये बिजनेस करना चाहती हूँ,
और ये मेरा प्लान है और मैं इसको चला लूंगी और मैंने सारी चीजें, वो कहते हैं नहीं नहीं आपके बिजनेस में तो कोई नई चीज है ही नहीं, हर दूसरी लड़की देखें जी क्लास में इतनी 50 गर्ल्स हैं और तमाम की हर दूसरी लड़की ने जो है वो बुटीक का और फैशन डिजाइनिंग का और ये वाले सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, तो आपके प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है जिसकी बेसिस पे मैं आपको अच्छा ग्रेड दे दूं। तो मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाई। ठीक है, मैंने कहा ठीक है सर आप जैसे कह रहे हैं, ऑब्वियसली आप टीचर का एक अपना एनालिसिस होता है, उनको मेरे प्रोजेक्ट में कोई खास बात नहीं लगी होगी। बट अब अगर मैं अपनी क्लास, क्योंकि आप इन टच होते हो अपने क्लास फेलोज के साथ, सब लोगों के साथ, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो उनमें से ऑलमोस्ट काफी लड़कियां दे सेटल्ड एज हाउसवाइफ्स, सम ऑफ देम आर डूइंग जॉब्स, ओनली फ्यू, एक मैं और एक मेरे साथ एक और मेरी क्लास फेलो थी, वी टर्न्ड अप एज एंटरप्रेन्योर्स और हमने इसको जो है वो फ्यूचर में अडॉप्ट किया। तो ये बात होती है जिसमें आप कहते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं आप उनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ना लें। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8, क्लैरिफिकेशन ऑफ हाई लेवल रिप्लेसमेंट नीड्स। हसन आप यहाँ पे एक बात कर रहे थे कि नए नॉलेज की जरूरत होती है, जो रिटायर हो रहे होते हैं लोग उनको कुछ आपने ऐसा कहा था, आप दोबारा रिपीट करते हैं प्लीज, मुझे थोड़ा सा भूल गया। मैम मैंने clarification of high level replacement organization leaders should make effort to determine the time of play of key officers in their organization better able to independent development time staying for specific people। मैम समटाइम जब स्टाफ में जो है लोग रिटायर हो रहे होते हैं तो उनकी जगह नए लोगों की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी सीनियर पर्सन को आप एक ऐसी पोजीशन दें जिसके वो 6 महीने बाद वो पोजीशन के रिटायर हो जाएगा तो फिर आपके पास जो है वो पोजीशन जो है वो दोबारा से खाली हो जाएगी। तो नॉर्मली जो है वो एक पॉइंट जो है वो किया जाता है कि आप एटलीस्ट हायर पोजीशन के ऊपर उस इंसान को अपॉइंट करें जिसके पास कम से कम 3 साल हो, ताकि वो 3 साल के अंदर कुछ प्लान कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके और कुछ कंपनी को कुछ दे के जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग देखें जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं ना लोग, या जो रिटायर होने वाले होते हैं, उनके पास कंपनी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उनसे ज्यादा कंपनी की इच्छी बिच्छी को कोई नहीं जानता होता, उनके पास इतनी डिटेल होती है कंपनी की कि कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को लूज करना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो आपके हाई लेवल की रिप्लेसमेंट नीड्स होती है ना, आप उनको इस तरह से प्लान करें कि जो आपका रिटायर हो रहा है वो तो चला जाएगा आपको छोड़ के, अगर वो आपको छोड़ के जाएगा तो उसके साथ बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें आप लूज कर जाएंगे। आपके पास उसकी रिप्लेसमेंट नीड होनी चाहिए और वो जो रिप्लेसमेंट नीड है उस चीज को आप बहुत क्लियरली प्लान करें। ठीक है, ये जो आपने बात अभी की ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा रिटायर होने वाला है और आप उसको लास्ट 3 मंथ्स के लिए कंपनी का कोई लीडर बना देते हैं, कोई की पोजीशन दे देते हैं और वो जैसे ही टेक ओवर करता है तो वो उसके कुछ ही अरसे बाद कहेगा कि अच्छा जी ठीक है मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो हाई लेवल की रिप्लेसमेंट्स होती हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से आपने क्लियर कट प्लानिंग करनी है कि अच्छा जी इस बंदे को हमारी कंपनी में 15 इयर्स हो गए हैं, इसने मे बी 60 इयर्स में रिटायर होना है, तो अभी ये 55 इयर्स का है, तो हम अगर इसको ये पोजीशन देते हैं तो ये 5 इयर्स तक हमारी कंपनी को मजीद सर्व कर सकता है। और उस ड्यूरेशन में आपने जो उसका सक्सेसर डेवलप करना है उसका भी आप ध्यान में रखें कि ऐसा ना हो कि सक्सेसर ऑलरेडी 57 का हो और आप उसको 2 साल डेवलप करने में लगा दें और वो बाद में 1 साल बाद वो भी कंपनी को छोड़ के जा रहा हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। इसका इसलिए कहते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग खुद ब खुद नहीं होती, सक्सेशन प्लानिंग को आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको उनकी चीजें अलग अलग सब लिखनी पड़ेंगी, नोटिस करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन की ये ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मैंडेटरी, जरूरी, हर हाल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सक्सेसर्स को आइडेंटिफाई करे और उनको प्रिपेयर करे।
अब देखिए आपके कोर्स का एक पार्ट मेंटोरिंग भी है। अक्सर ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इवन जो हाई लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो भी अपने नीचे के एम्प्लॉय को डेवलप नहीं कर रहे होते, ये सोच के कि ये मेरी जगह ले लेगा, इसमें पोटेंशियल बहुत है, अगर मैंने अपनी सारा नॉलेज इसको दे दिया तो मैं किस चीज़ पे स्पेशल रहूँगा। ऐसा नहीं होता। जब भी आप कभी लोगों को डेवलप करेंगे ना, लोगों को डेवलप करने का मतलब ये है कि आप ना सिर्फ तो अपनी जॉब के साथ फेयर है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेयर है, बल्कि आप पूरी सोसाइटी के साथ फेयर है। ठीक है, अब किसी चीज का भी अगर नॉलेज है, किसी चीज की भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज है, वो आप जितनी ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को बताते चले जा रहे हैं, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी पूरी सोसाइटी डेवलप हो रही है, पूरी सोसाइटी बेहतर हो रही है। अब आप देखें ना, लेट्स सपोज हम जब जाते हैं, पढ़े लिखे लोग कहीं पे खड़े होते हैं तो वहां क्यू बनी होती है। अनएजुकेटेड लोग एक दूसरे को बाईपास कर करके भी थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको एट दैट मोमेंट समझाना बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप क्यू में खड़े हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। अगर वो पहले से समझ के ये आए हो ना कि जी लाइन में खड़े होना चाहिए, वैसे भी अच्छी बात है, सब लोगों को अपना काम उसी टाइम पे कराना चाहिए। अच्छा, फिर आप नॉर्मल ड्राइविंग में देखें, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो और तरह से ड्राइव कर रहे होते हैं। ड्राइवर्स ने एक जो ड्राइवर हायर किए हुए होते हैं लोगों ने, जो कि अनएजुकेटेड मोस्टली होते हैं उनमें से, उन्होंने रोड्स के ऊपर एक तबाही मचाई हुई होती है ना। वो सिग्नल को देख रहे होते हैं, बस उनको ये होता है कि शायद हमारा ओनर इसी चीज में खुश है कि हम इसको जल्दी से जल्दी पहुंचा दें। उस चक्कर में वो एक्सीडेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो अब जो ओनर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये नॉलेज अपने ड्राइवर को दे, समझाए उसको कि तुमने गाड़ी कैसे चलानी है। ठीक है, अगर कोई फीमेल है गाड़ी चला रही है, तुम उसका ख्याल करो। अगर रोड के ऊपर कोई पैदल क्रॉस कर रहा है तो उसको समझाना ये आपका काम है कि पेडेस्ट्रियन का राइट होता है गाड़ी चलाने वाले से पहले। जो लोग पैदल चल रहे हैं उनका राइट ज्यादा है, गाड़ी वाले का राइट नहीं है। लेकिन हम लोग ये छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंड नहीं करते। ये मैं आपको एग्जाम्पल ये दे रही हूँ कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम करते हैं ना, तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप अपने साथ के लोगों को डेवलप करें, हेल्प करें। देखिए, हमें हमारे रिलीजन में है ये बात, लेकिन हम बुक्स में पढ़ते हैं इसको और हम अपने रिलीजन के थ्रू फॉलो नहीं करते। जैसे इवन क्लास में ही आप देख लें, अगर आप लोगों से कोई गाइडेंस मांगता है या कोई हेल्प मांगता है या किसी को किसी चीज की समझ नहीं है ना, इवन शायद मैंने भी यही किया होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ये करते हैं। तो जब हम किसी को हेल्प आउट कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं हाँ, हम उस हद तक हेल्प कर देते हैं जहां तक इस बंदे को समझ आ जाए, लेकिन इतनी हेल्प नहीं कर सकते कि ये हमसे भी ज्यादा मार्क्स ले ले क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है। उस सिचुएशन में आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उसको पूरा समझाएं कि भाई ये काम ऐसे करना है, इसका ये तरीका है, तुम गूगल पे जाओ, सर्च करो, इस बुक को पढ़ो, इसको ऐसे करो तो तुम्हें समझ आएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑब्लिगेशन टू आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर सक्सेसर्स। ठीक है, आपकी ऑब्लिगेशन होती है, कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो आपकी जगह अगर आप किसी को नहीं सिखाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी कंपनी डूबेगी। और अगर वो डूबेगी और कल को आप ठीक होके आ भी जाते हैं या किड देगी दोबारा उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा जी, नंबर 10, स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड एंड कंडक्टेड। अच्छा जी, अब इसको कोई एक्सप्लेन करे क्योंकि ये बहुत इजी है। एनीवन फ्रॉम द क्लास? लेट मी सी पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। अच्छा जी, 47 हो गए हैं जी। कोई बताएगा? जी मैम, प्रॉपर ये आपने कैरेक्टरिस्टिक नंबर 10 एक्सप्लेन करना है। टेक योर टाइम, रीड इट, नो इशू। मैम इसमें मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। मैम इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की ये ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलपमेंट फ्यूचर
डेवलपमेंट ग्रोथ के प्रोग्राम्स जो है वो इस्टेब्लिश करवाए और कंडक्ट करवाए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी जो प्रोफेशनल और प्रोफेशनल बोथ ग्रोथ हो सके। बिल्कुल सही। स्पेसिफिक डेवलपमेंट का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एक तो आप ओवरऑल कर दिया ना कि अच्छा जी पूरी की पूरी क्लास जो है, ये जो हमारे इतने लेवल के लोग हैं ये सारे के सारे डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो आपने एक ओवरऑल चीज बता दी। जब आप स्पेसिफिक डेवलपमेंट करते हैं, इसका मतलब है कि जिस बंदे को जिस चीज की जरूरत है उसको वो बताया जाए। जैसे आप देखें, आप यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी कि यूएमटी जितनी भी ट्रेनिंग कंडक्ट करती है एलएमएस से रिलेटेड, अब आप देखें जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन किया था तो मुझे बिल्कुल भी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऑनलाइन क्विज कंडक्ट कर सकती हूँ, जिसमें आप टाइम असाइन करते हैं, फिर आप उसके आंसर्स पुट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर वो आपको ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा चेक करके उसी वक्त स्टूडेंट को भी पता चल जाता है क्या मार्क्स हैं और टीचर को भी पता चल जाता है और रिकॉर्ड भी बन जाता है। टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किए बगैर क्विज लेना ऐसे है कि अच्छा आप सब अलग-अलग देखिए, अगर तो हम क्लास में क्विज ले रहे हैं तो वो तो एक डिफरेंट सिचुएशन है ना, आप सब लोग मेरे सामने हैं, मुझे पता है आप चीटिंग नहीं कर रहे और आप लोग क्विज कर रहे हैं और वो करने के बाद आप मुझे देंगे और मैं चेक करके एलएमएस पे आपके मार्क्स अपलोड कर दूंगी, दैट इज इवन इजी। लेकिन अगर वो नहीं है, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ऑनलाइन इतने ज़्यादा क्विजेस को चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपकी यूएमटी ने क्या किया है कि ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने एक ट्रेनिंग में ये बता दिया कि जी क्विज ऐसे लेते हैं और सबने कहा कि जी ठीक है हमें पता चल गया, बल्कि पर्सन टू पर्सन। अब अगर लेट्स सपोज मैं आपकी ये जो हमारी जो फैकल्टी की मीटिंग्स हो रही होती हैं उसमें मैं अचानक कहती हूँ कि अच्छा जी मुझे तो क्विज नहीं लेना आता, तो वो मुझे कहते हैं कि जी आ जाएं आप इस टाइम मीटिंग ज्वाइन कर लें, जूम मीटिंग, और हम आपको पूरा ट्रेन कर देंगे कि आपने क्विज कैसे लेना है। कोई और टीचर है वो कहती हैं कि अच्छा जी मुझे असाइनमेंट अपलोड नहीं करनी आती, या मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं लेने आ रहे, या मुझे ये इशू हो रहा है, वट एवर इज द इशू दैट इज बीइंग सॉल्व्ड स्पेसिफिकली पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व हो रहा है। अब देखिए उसका बेनिफिट क्या है। व्हेन आई एम टीचिंग इन अनदर यूनिवर्सिटी, उन लोगों की ऑटोमेटिकली हेल्प हो रही है। अगर उनको कोई चीज समझ भी नहीं आती ना, तो मैं उनको बताती हूँ कि अच्छा जी आप इसको अगर ऐसे कर लेना, ऐसे कर लें तो आपको पता है चीटिंग मिनिमाइज हो सकती है, आप इतने अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो दिस इज स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आप जब एक जगह से आपको मिलता है तो वो आपकी सारी जिंदगी के लिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, एनीवन हु कैन टेल के हाई पोटेंशियल वर्क व्हाइल डेवलपिंग? वैसे मुझे देखने दें कि इसका टाइटल यही है, होल्ड ऑन लेट मी चेक दैट। हाई पोटेंशियल वर्क व्हाइल डेवलपिंग, ठीक है जी। अच्छा जी बताएं, हाई पोटेंशियल वर्क व्हाइल डेवलपिंग। कौन बताएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? अब मैं ये समझती हूँ कि मैंने आपको इतनी चीजें थोड़ी एक्सप्लेन कर दी हैं कि मैं आप लोगों की तरफ से इनपुट चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि अच्छा जी इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप मुझे बताएंगे ना तो तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे है, उसके दिमाग में सक्सेशन प्लानिंग का क्या इमेज है। मैम हम इसमें ये चीज़ भी मैम कर सकते हैं कि जिस तरह न्यू से न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो जब हम, जिस तरह लास्ट पॉइंट में भी था, जिस तरह जब हम उनकी ट्रेनिंग्स देते हैं तो फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग होती हैं तो वो फिर हम देखते भी हैं कि वो जो ट्रेनिंग्स हैं वो अफेक्टिवली हो भी रही हैं कि नहीं हो रही, इसी सेंस में कि वो जो जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है एम्प्लॉयज़ को, वो उसमें वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, टू सम एक्सटेंट ठीक है जी। हसन आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
मैम बेसिकली हाई पोटेंशियल वर्कर डेवलपिंग, जब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग होती है, या किसी के भी स्पोर्ट्स के या ट्रायल्स होते हैं या होते हैं जिसमें कोचिंग की जा रही होती है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स होती है, कुछ एम्प्लॉयज या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका पोटेंशियल जो है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पता चल जाता है कि ये जो है इनके अंदर पोटेंशियल है, ये आगे जाके प्ले करेंगे। जैसे मैम बाबर आजम था, ड्यूरिंग द ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम फ्रॉम 5 years, पर उसका पिछले 10 years से था कि यार ये लड़का है, ये बहुत टैलेंटेड है, ये आगे चल के टीम में परफॉर्म करेगा। यानी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग व्हेन ही वाज अ टीनेजर, वो उस वक्त ही फेमस होना शुरू हो गया था 2011-12 में, कि उसका अभी पाकिस्तान टीम से कोई ताल्लुक नहीं था। उसके काफी बाद उसने पाकिस्तान टीम के अंदर जो था वो पार्ट लिया। इसी तरह कुछ वर्कर्स, स्टाफ या एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनका होता है कि फ्यूचर में जो है वो करेंगे। स्पेशली पाकिस्तान की आर्मी के अंदर मैम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या उनके जो कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, क्या कहा जाता है कि ये फ्यूचर के जर्नल्स हैं, ये लोग जो है वो आगे चल के जो है वो पाकिस्तान आर्मी को लीड करेंगे। सही। आई होप कि मैम मैंने कुछ इसको कुछ हद तक लाइक 50% आपने ठीक कहा है जो एग्जांपल्स आपने दिए हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ, ये पहली लाइन पढ़े जरा आप सब लोग। द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एम्फसाइज क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब डेवलपमेंट। यहाँ तक ये जो है इसका क्या मतलब है, ये वाली चीज? मैम मतलब कि प्रैक्टिकली भी कुछ होना चाहिए, सिर्फ क्लासरूम या ऑनलाइन ट्रेनिंग से अगर हम सीखने लग जाएं तो ऐसे नहीं। प्रैक्टिकली भी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए, करवाना चाहिए। जिस तरह लास्ट सेमेस्टर में हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का था ना, तो उसमें हमने एक कंपनी चूज़ की थी। उसमें सारे यूं ही था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कौन सी ट्रेनिंग्स देते हैं और तो उनकी कंपनी के आगे डेवलपमेंट्स फिर इसी लिहाज से होती हैं। तो इसमें भी यही है कि सिर्फ क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग बिल्कुल मतलब कि इफेक्टिव नहीं होती जब तक हम प्रैक्टिकल उस चीज़ को ना कर लें। जी बिल्कुल। जो इसी लोग तरह जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसकी बजाय अगर हम फिजिकल आकर क्लासेस लें तो वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। अच्छा, अब खैर क्लासेस में तो इतना ज्यादा डिफरेंस शायद इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत होता है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत होता है। देखिए, मैं आपको जितना मर्जी समझा दूं ना कि सक्सेशन प्लानिंग ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, आप पता है आपका पर्सपेक्टिव और होता है एज अ स्टूडेंट पढ़ते हुए। आप कहते हैं कि अच्छा जी बस चलें ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन याद कर लूँ, इसकी स्लाइड्स को देख लूँ अच्छी तरह, मुझे पेपर में जो क्विज आएगा वो पता नहीं कैसा होगा, मुझे करना आएगा या नहीं आएगा। आप क्योंकि आप प्रैक्टिकली सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर रहे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अच्छा इस स्टूडेंट को चूज करें कि बेस्ट स्टूडेंट कौन है, फिर उसके बाद सेकंड बेस्ट कौन है, थर्ड कौन है, और फिर जब आप प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे ना, तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये कैसे। इसकी एग्जांपल ये भी एक दी जा सकती है कि आप चाहे जितनी मर्जी यूट्यूब वीडियोस देखते रहें, अनलेस अनटिल आप कोई चीज जब तक खुद नहीं करेंगे आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि और जब आप परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हसन ने भी ऐड किया, तो उस वक्त क्लियरली पता चलेगा कि अच्छा जी रेस में कौन नंबर 1 आया है, बहुत अच्छी ली है उसने, सीख के एकदम से सबसे अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो इसका ये जब आपने देखे स्टेट ऑफ द आर्ट के लिए जाना है ना, तो फिर आपने काम करते करते काम को सीखना है, बजाय इसके कि आप क्लासरूम में बैठ के सीखना शुरू कर दें या ऑफ द जॉब जाके किसी कोर्स को याद करना शुरू कर दें एंड ऑल दैट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस मैम। ठीक है जी, ओके। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 12, developmental programs established familiarity with who, what, when, where, why and how। ठीक है, आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए ना,
जब आप वाकई आप समझें कि अच्छा जी मैंने डेवलपमेंट मेरी हो गई है, डेवलपमेंट मैं डेवलप हो गया हूँ इस पोजीशन पे काम करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या करता है और कौन मेरे लिए क्या कर सकता है। व्हाट क्या है, कौन से तो आपने पर्सनालिटी आइडेंटिफाई की ना, क्या से आपने आइडेंटिफाई किया उसका काम, व्हेन किस वक्त क्या करना है, ठीक है, वेयर कौन से डिपार्टमेंट से क्या काम होता है, वाई क्यों करते हैं हम ये काम, एंड हाउ और इस काम को करना कैसे है। जब एक डेवलपमेंट प्रोग्राम आप करते हैं तो वो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आपको उन सबके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि लार्ज कंपनीज आर सो लार्ज that developmental experience are in part established to familiarize future leader with the organization environment। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, हमेशा मैं यही बात करती हूँ कि किसी कंपनी के लिए ये एक डिजास्टर होता है कि वो एक इंतहाई सीनियर पोजीशन के ऊपर, यानी कि जो अल्टीमेट सीनियर है और जिसके बगैर कंपनी का गुजारा नहीं है और जिसको सारी आपकी कंपनी की डिटेल्स पता है, आप उस पोजीशन पे एक अननोन बंदे को लाके हायर कर दें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। और ये एक ट्रेंड भी है जिसकी वजह से सक्सेशन प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है। क्योंकि लोगों ने देखा कि जी जब हम बाहर से किसी को हायर, जब हमने अपनी पहली वीडियो देखी थी उसमें भी ये चीज थी, ठीक है। अच्छा, आज की मैंने आपकी क्लास में ना कोई वीडियो लिंक वगैरह ऐड ऑन नहीं किया, उसकी वजह ये है कि हम लोग थोड़ा सा पहले ही पीछे जा रहे हैं, तो मुझे ये था कि मैं आप लोगों के लिए कोर्स थोड़ा जल्दी आप लोगों के साथ खत्म कर लूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर कोई वीडियो सेशंस और इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में ऐड करूँगी, ताकि आपको यही ना लगे कि अच्छा जी हमारी टीचर जो है वो बोले जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि आप प्लीज़ अपनी इनपुट ज़रूर दिया करें। अब ये देखिए, इतने मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि 13, 14, 15 आप लोगों को बताना चाहिए मुझे। और मरियम शाहिद, कैन यू हेयर मी? यस मैम। अच्छा मरियम, आप ये 13 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकती हैं? डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस एनकरेज क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसमें ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है? यस मैम। मैम हम डेवलपमेंट के बाद उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट में क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की थी, मैंने प्रैक्टिसेस नंबर 3 से स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मरियम? मैम जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया है वो डेवलपमेंट के बाद पे हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के सक्सेशन प्लानिंग के ना। जी बिल्कुल सही, सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। यस मैम। बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, उसको अचीव Yes, करने ma'am. में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है। यस मैम। और वो 15 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बताएं 13th में क्या लिखा हुआ है? Okay, ma'am. Development experience encourage critical questioning. Top managers who address high potential employee find that they are occasionally conformed with critical question about the way we have always done it. Critical questioning encourage critical thinking by top managers as well as by high potential employees. जी मैम इस पॉइंट में हम एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चनिंग, जैसे एक्सपीरियंस हमें क्वेश्चनिंग करने से इनकरेज करता है हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है। यस मैम। इसमें टॉप मैनेजर्स वो एड्रेस पे मतलब जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके वो फाइंड आउट करते हैं उनके कि उनको किस चीज़ में किस पॉइंट पे उन्हें सोचना है, ये क्वेश्चनिंग करनी है या उनको एड्रेस करना चाहिए। तो सक्सेशन प्लानिंग में ये कैसे इम्पोर्टेंट हुआ? मैम वो थिंकिंग से है ना कि वो किस लिहाज से सोच रहे हैं इस चीज़ को, कितना क्रिटिकल जा रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी, और टॉप मैनेजर्स भी इस चीज़ को कितना एड्रेस कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके। सही सही बताया आपने मरियम। देखिए इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगी मैं इस तरीके से
कि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा चाहिए होती है। अब देखें ये जो कोविड की सिचुएशन में जो डेवलपमेंट है, ऐसी डेवलपमेंट पहले कभी नहीं हुई थी। इस वक्त डेवलपमेंट चाहिए, लोग अपना पूरा पूरा बिजनेस चेंज कर रहे हैं। जो ऑलरेडी कुछ और काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि जी हमारी तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं चल रही, तो अब हमने क्या करना है, या हमने बिजनेस बंद कर देना है या हमने बिजनेस चेंज करना है। तो जब आप डेवलप होते हैं ना वक्त के साथ साथ, तो आप फिर क्वेश्चंस करते हैं कि अच्छा ये काम ऐसे हो रहा है, इसको थोड़ा तेज अगर करना चाहिए तो हमें ऐसे करना चाहिए। ठीक है, जब वो क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। जब आप सोल्यूशन ढूंढते हैं तो आप मजीद डेवलप होने के चांसेस आपको नजर आते हैं। यस मैम, जैसे मैम हम जितना क्रिटिकल जाते हैं उतने हमारे माइंड में क्वेश्चन ज्यादा आती है, उतने ज्यादा क्वेश्चन हम करते हैं और उससे हम उतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं जी, और उतने ज्यादा सॉल्यूशंस भी हमारे पास आते हैं। और एनीवन एल्स जो ये एक्सप्लेन करे कैरेक्टरिस्टिक नंबर 14 के सक्सेशन प्लानिंग एम्फसाइजेस quality is necessary to surpass movement to the next higher level job। मैं करूं? जी प्लीज अली। मैम हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी जैसे एक किया था, बात की थी कि जो सक्सेशन प्लानिंग होती है वो वर्टिकली होती है, हॉरिजॉन्टली नहीं होती। तो डेफिनेटली मैम उसमें ये है कि सेम पोजीशन से उठा के नेक्स्ट पे तो उसको ले नहीं जाएंगे, तो एक हायर लेवल पे एक हायर लेवल पोजीशन देंगे, जिसकी वजह से ये पॉइंट में जो मुझे समझ आई है ये है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और आई होप कि सबको समझ भी आ गई होगी कि इसमें क्या बात हो रही है। इसमें आपकी वर्टिकल मूवमेंट की बात हो रही है कि आपने उसी जगह पे, देखिए आप एक एम्प्लॉय को उसका काम जो उसकी पोजीशन पे जो जॉब चाहिए वो तो आप उसको बहुत अच्छी समझाते जा रहे हैं। अच्छा जी ये काम जो तुम ये जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर वो HR एग्जीक्यूटिव है तो आपने उसको सिर्फ इसी काम पे लगाया हुआ है कि अच्छा जी तुम्हारे पास CVs आ रही हैं और तुम उसको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट करते जाओ और कैंडिडेट्स को कॉल करते जाओ। अब वो इन दोनों कामों में एक्सपर्ट हो गया है, ठीक है, वो शॉर्टलिस्ट भी फौरन कर लेता है और वो इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर लेता है। लेकिन HR एग्जीक्यूटिव कब होगा? जब वो इंटरव्यूज लेना शुरू करेगा, जब वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करना शुरू करेगा, जब वो मजीद HR के फंक्शंस में काम करना शुरू करेगा। तो आप उसको डेवलप कैसे करेंगे? आप उसको इंटरव्यूज में बिठाना शुरू कर देंगे अपने साथ, ठीक है, कि सीखो इंटरव्यू कैसे लेते हैं। समझ आई आपको कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जब आप काम करते हैं ना, तो दैट इज स्टेट ऑफ द आर्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SPM। ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास फॉर्मल मेंटोरिंग एम्फसाइज्ड। अच्छा जी मेंटोरिंग तो आपको पता है ना क्या होती है? मेंटर होता है आपका जो आपको समझाता है, सिखाता है, गाइड करता है, कोच करता है। अच्छा जी लेट मी सी कि कौन इसको एक्सप्लेन करेगा। नादिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ यू आर लिसनिंग टू मी एंड इफ यू कैन ऑब्वियसली। Yes, ma'am. About formal mentoring. जी मैम फॉर्मल मेंटोरिंग इनफॉर्मल उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये प्रॉपरली यानी कि उन्होंने डिजाइन किया होता है सिस्टमैटिक तरीके से, और थ्रू इट वी गेट टू डेवलप आवर एम्प्लॉइज, और इस तरीके से यानी कि सक्सेशन प्लानिंग में वो हेल्प करता है। अच्छा अब क्या फर्क हो सकता है इनफॉर्मल और फॉर्मल के अंदर? मतलब हम यस मैम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूजुअली फॉर्मल प्रोग्राम्स वो होते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है, सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू भी इनफॉर्मल ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग्स लाइक वर्कशॉप्स और कोचिंग और मेंटोरिंग और सुपरवाइजिंग भी कह सकते हैं, वो सारी यानी कि जो जॉब की सेटिंग में होती हैं और प्रॉपर एक यानी सिस्टमैटिक तरीके के जरिए होती हैं, और वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कराया जाता है, तो उसको हम कहेंगे मैम फॉर्मल मेंटोरिंग। सही, बिल्कुल सही, ठीक बताया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा जी किसी ने हैंड रेज किया हुआ था। जी मैम, बेसिकली जो फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग में ये भी फर्क कर सकते हैं कि एक क्लासरूम में इन्वायरमेंट में हम जो लर्निंग कर रहे थे ये इनफॉर्मल लर्निंग है,
और अब जो अब वर्क बेसिस पे हम लर्निंग करते हैं वो फॉर्मल मेंटरिंग में ही आ जाएगा। अच्छा अच्छा, कौन है आप? मुझे उमर उमर सुलेमान। अच्छा उमर, एक बात मैं आपको बता दूं, जो आप क्लास में लर्न करते हैं ना वो इनफॉर्मल नहीं होती, वो भी फॉर्मल होती है। जी मैम। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल लर्निंग पता है क्या होती है? जिसके लिए आपकी इवैल्यूएशन ना की जाए, जिसके लिए आपको असेस ना किया जाए, ठीक है, जो आप खुद से सीख लेते हैं। ठीक ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि अच्छा जी मुझे जो है ना ये जॉब करने के लिए फॉर एग्जांपल मेरी टाइपिंग स्किल थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। अब आपको टाइपिंग तो आती है, ठीक है, लेकिन आपकी क्या स्पीड है, आपको स्पीड तक ले जाने के लिए अगर मैं असेस करूंगी ना कि अच्छा जी आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करते हैं, तो वो फॉर्मल हो जाएगी। इनफॉर्मल क्या है कि आप खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और टाइपिंग कर करके कर रहे हैं। मरियम मरियम आपने रेज हैंड किया हुआ है, मरियम ने भी, और उमर आपने तो मेरा ख्याल है कर लिया। यस मैम। मैम मैं इसकी एग्जांपल यही देना चाहती हूँ, जैसे हम YouTube से कोई वीडियो देख के कोई लेक्चर ले लें या फिर हम क्लास में बैठ के वो लेक्चर मैम का सुन लें। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब जब आप YouTube से खुद से कोई चीज सीखने की कोशिश करते हैं ना, आपने खुद से कोई, आपने कहा कि अच्छा जी मैंने ये चीज सीखनी है, मुझे ये आनी चाहिए, मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है ये, तो वो आपकी इनफॉर्मल लर्निंग है। लेकिन अगर आपका मैनेजर आपको कहता है कि आप ये फलानी चीज सीख के आए और मुझे करके दिखाएं, तो वो आपकी फॉर्मल मेंटोरिंग होती है, जिसके लिए आपको असेस किया जाता है। ठीक है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जो फॉर्मल मेंटोरिंग है ना उस पे एम्फेसिस करना चाहिए, यानी कि जो आपकी ऑन द जॉब प्रैक्टिकल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए जब आप कोई काम करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बेसिकली, जिसको मॉनिटर किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी फॉर्मल मेंटोरिंग होती है। और जो आप खुद ब खुद होती जाती है वो इनफॉर्मल होती है। ठीक है जी, तो ये 15 वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम, किस प्रोग्राम, हम क्यों कौन सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी में? सक्सेशन प्लानिंग। जी, सक्सेशन प्लानिंग के प्रोग्राम में अगर आपके ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तो आपका प्रोग्राम इफेक्टिव है। इफेक्टिव क्या होता है? जिसमें आपको रिजल्ट्स नजर आए। ठीक है जी, इफेक्टिव प्रोग्राम वो होता है जिसके रिजल्ट आपको नजर आए और आपको पता चले कि हाँ जी हमने अगर कोई प्रोग्राम फॉलो किया है तो उसकी इफेक्टिवनेस यानी कि उसका असर हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीवन? आई एम गोइंग सो स्लो। अच्छा जी, कहाँ थे हम? अच्छा जी, अब ये आ जाती हैं अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एसपीएम। इसको आप खुद ही रीड कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम सिस्टमैटिक होना चाहिए रादर देन इनफॉर्मल, क्रॉस डिविजनल शेयरिंग होनी चाहिए लोगों की और इंफॉर्मेशन की, जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको स्पीडीली रिवॉर्ड करना चाहिए अच्छा काम करने के लिए, और इस बात पे उनको रिवॉर्ड करना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छे सक्सेसर को प्रमोट किया। ठीक है, करियर पाथ्स दैट मूव नॉट जस्ट अप अ स्पेशलाइज्ड लैडर बट अक्रॉस द कंपनी। अब वो कहते हैं कि करियर प्लान्स पूरी की पूरी कंपनी के लिए होने चाहिए, सिर्फ ये की एम्प्लॉइज के लिए नहीं होने चाहिए या सिर्फ अच्छे परफॉर्मर्स के लिए नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, यूएमटी है, वो मुझे बार बार ईमेल्स कर रहे हैं कि जी आप एलएमएस की ट्रेनिंग ले लें, आप ये देखें कि ऑनलाइन कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इफेक्टिव कैसे आप स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व रख सकते हैं, वो तो बार बार ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इट्स अप टू मी कि मैं ये ट्रेनिंग लेती हूँ या नहीं लेती। अगर मैं वो ट्रेनिंग नहीं लूंगी तो यूएमटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो लोग जो मेरे
गेस्ट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो ये सीख रहे हैं कि अच्छा जी हमने अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, वो ऑनलाइन टीचिंग में आउट परफॉर्म कर जाएंगे क्योंकि उनको आइडिया है, उनकी चीटिंग कम से कम हो रही है, वो अच्छी तरह से पढ़ा पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रख पा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस आ जाता है। अजान हो रही है, थोड़ी सी ब्रेक ले लें 5 मिनट्स की। Yes, ma'am. Let me pause the recording. अच्छा जी, recognition that employees have a stake in the company and share its successes. एम्प्लॉयज़ को ये फील कराना कि आप हमारी कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, उनके लिए बहुत मैटर करता है। जब आप किसी को भी ये फील कराते हैं ना कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो आपको बहुत जल्दी छोड़ के नहीं जाते और वो आपकी मतलब एक किस्म के ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं कि अच्छा जी मुझे इम्पोर्टेंस दी जाती है इस कंपनी में, मैं ऐसी फजूल में नहीं बैठा हुआ यहाँ। ठीक है, ये बाकी एक अच्छे एसपीएम प्रोग्राम के अदर कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था। अब लाइफ साइकिल का काफी लोगों को पता होगा और अब्दुल वाहिद बताएंगे कि लाइफ साइकिल क्या होता है। सिंपल जो लाइफ साइकिल होता है अब्दुल वाहिद, वो बताएं कि किसी भी चीज का लाइफ साइकिल जो है वो क्या होता है। कुछ आइडिया है आपको? कभी देखा है आपने लाइफ साइकिल किसी चीज का? अब्दुल वाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, इसका मतलब है अब्दुल वाहिद हमारे साथ अभी नहीं है। कौन बताएगा जी लाइफ साइकिल क्या होता है? शुमाइला, आप बता सकती हैं? मैं बताऊं? कौन कौन कह रहा मैम है? आवाज आ रही है? हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। जी, किसकी आवाज? कौन? मैम शुमाइला मैम, आवाज आ रही है? आ रही है मुझे आपकी आवाज। जी मैम, ये सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं जो लाइफ में आती हैं। जैसे मैंने मैट्रिक में जैसे हम लोग पढ़ते हैं बायो में, उसकी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग और बटरफ्लाई, ये उनकी जो लाइफ साइकिल जो कुछ टाइम के बाद जो चेंजेस आ रही होती है ना लाइफ में, जो लाइफ साइकिल बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो सर्टेन पीरियड के बाद जो अपनी लाइफ में चेंज आ रहा होता है, दैट इज नोन एज लाइफ साइकिल। ये आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन से सेमेस्टर में हैं शुमाइला? फोर्थ में। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल कभी पढ़ा है आपने या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है मैम। बिल्कुल सही बताया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है मैम। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है ना आपने? तो उसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ थोड़ा सा आप ऐड कर सकती हैं मजीद? मैम एक यानी हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो एक टाइम पीरियड तक, यानी उसमें यानी वो एकदम पहले तो जब स्टार्ट करते हैं तो वो पीक पर जाता है, फिर उसका डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम एक ऐसा कहते हैं कि जो कंपनी उसको यानी जो लॉन्च करती है वो उसके साथ साथ दूसरा जो कह लें कि अपना एक और प्रोडक्ट उसके साथ लॉन्च कर देती है। बिल्कुल सही बताया आपने जी। और जो लोग रेस हैंड कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ ऐड करें।
यस मैम, हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 4 इवेंट्स या 4 किस्म की चेंजेस आती हैं, या लाइक कि जब हम एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी ग्रोथ, फिर इसकी मैच्योरिटी लेवल आता है, फिर इसकी डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल सो सही। ये तो एक ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। रेशम, आप भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं? यस मैम, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली मैंने ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ सर्कल पढ़ा हुआ है, जिसमें बेसिकली हम इसी तरह जितना इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट लाइफ सर्कल क्या होता है, इसी तरह ही ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स टर्मिनेशन। और हमारा इनका जो मतलब कि इसका जो सीक्वेंस होता है, जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस होता है ऑफ एडवांसमेंट एक्सपीरियंस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब कि कोई भी रैंडम जो क्या कहते हैं इवेंट अकर होते हैं, और उन सबको आप मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन लाइफ सर्कल में कंसिडर करते हैं। बिल्कुल सही। शाहजेब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैम, जो ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ सर्कल है ना, ये इसकी बिगनिंग से लेके टर्मिनेशन तक जितने भी प्रोसेसेस हैं ना, ये सारे कवर करता है। बिल्कुल सही। आप सब लोगों ने सही बताया। आपको आइडिया है कि लाइफ साइकिल क्या होता है। अच्छा जी, चूंकि हम सक्सेशन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो सक्सेशन प्लानिंग का डिक्लाइन अभी तक नहीं आया, ना ही आप कह सकते हैं कि इसकी मैच्योरिटी अभी तक आई है। तो हम ये देख रहे हैं कि सक्सेशन प्लानिंग का जो लाइफ साइकिल है वो इस वक्त कहाँ है, कौन सी जनरेशन तक जा चुका है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि और कंपनी के पर्सपेक्टिव में मैटर करता है। ठीक है, आपकी फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे कि आपका जो सक्सेशन प्लानिंग है आपकी कंपनी की, वो कौन सी जनरेशन पे है इस वक्त, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे। दुनिया के अंदर इस वक्त जो सक्सेशन प्लानिंग सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, वो 5 जनरेशन तक जा चुकी है। ठीक है, यानी 5 जनरेशन का मतलब ये है कि 5 स्टेप्स हैं उसके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2। ठीक है, यानी कि वो 5 स्टेप्स में है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राबिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? और उसवा भी कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम, मैंने लाइफ साइकिल के वक्त ही हैंड रेज किया था। ओके, चलें ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप जी राहत। मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि अभी आपने कहा कि देखिए अभी तक इसमें सक्सेशन प्लानिंग में इसमें डिक्लाइन नहीं आया, क्या इसकी मेजर रीजन यही है कि वो मॉडिफाई होता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम? नहीं, डिक्लाइन का बेसिकली मतलब ये होता है कि सक्सेशन प्लानिंग अब नहीं होती ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि देखिए आप, हम डीवीडीज और सीडीज नहीं यूज करते ना अब, तो उसका डिक्लाइन आ चुका है। ठीक है, इस तरह से जो घरों के अंदर रेडियो, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनका डिक्लाइन आ गया और वो खत्म हो गई हैं। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग का डिक्लाइन अभी नहीं आया, ये क्योंकि देखिए हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो अगर तो इसका डिक्लाइन आ गया होता तो ये एज अ सब्जेक्ट भी आपकी स्टडीज में से निकल गया हुआ होता, ऑर्गेनाइजेशंस में से निकल गया होता, और लोग कहते कि नहीं जी, सक्सेशन प्लानिंग तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कंसिडर करना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा है कि इसका डिक्लाइन नहीं है। ठीक है, इट माइट बी, अब ये और क्या है इसका, ये नहीं हम डिसाइड कर सकते। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये 0 पे है, इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ पे है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेच्योरिटी पे है। मैं आप, अगर सब लोगों को पता है लाइफ साइकिल, एक दफा गूगल करके दिखा दूं मैं आप लोगों को? मैम वैसे पता है हमें। अच्छा, मैं चाह रही हूँ आप मैम कम्प्लीटली आइडिया है, कम्प्लीटली तौर पे आता है जी। एक बेल शेप जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। मैम। ये तो बचपन से याद है तकरीबन लाइफ साइकिल। बचपन से ही आप लोग इसको देख रहे होंगे। ये देखिए इस तरह ना बेल शेप होती है। इसको ओपन कर लेते हैं या इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन है, जब ऐसे स्टार्ट होता है हल्का हल्का, फिर उसमें ग्रोथ मिल जाती है, फिर मेच्योरिटी पे वो एक ही जगह जाके रुक जाता है, और फिर डिक्लाइन में वो नीचे नहीं ले रही ओवर टाइम।
अच्छा जी, तो जिन कंपनीज ने भी सक्सेशन प्लानिंग की है या स्टार्ट किया है या वटेवर भी किया है, तो जो पहली बिल्कुल जनरेशन जब प्लानिंग बिल्कुल स्टार्ट में होना शुरू हुई ना, तो उसमें क्या आया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लोगों ने कंसिडर किया कि सीईओ की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपकी कंपनी एकदम से कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, देखिए ये जो पहला पॉइंट है ना, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ एसपीएम इज अ सिंपल रिप्लेसमेंट प्लान फॉर द सीईओ। कि आपके पास अगर आपकी कंपनी, अब देखिए ये मैं आपसे ऐसे इसका क्वेश्चन कर सकती हूँ कि इफ योर कंपनी इज ओनली रिप्लेसिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हैज द सक्सेसर ऑफ अ सीईओ, एट विच स्टेज योर ऑर्गेनाइजेशन इज, तो आप कहेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट उसका स्टार्टअप है, आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है बिल्कुल एसपीएम का। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में क्या आता है, इज द सिंपल रिप्लेसमेंट। देखें वो पहला भी रिप्लेसमेंट प्लान है, क्योंकि इसको सक्सेशन प्लानिंग नहीं कहते अगर आपने सिर्फ सीईओ के लिए की हुई है तो। अच्छा जी, फिर आप क्या करते हैं कि सीईओ और उससे जो इमीडिएट जूनियर होते हैं, आप उसके लिए प्लान कर लेते हैं कि वो ना, अगर वो चले जाएं तो उनका ऑल्टरनेटिव कौन है हमारे पास, यानी कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव टीम होती है, जिसे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, सीनियर डायरेक्टर कहते हैं जी, सीनियर या जीएम है। ठीक है, वो आपकी, अगर आप उस लेवल पे सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सेकंड जनरेशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है इस पॉइंट को, आपने थोड़ा ध्यान से कंसिडर करना है लाइफ साइकिल को। अच्छा जी, अब थर्ड में क्या होता है, जो मैम थोड़ा सा इसको काइंडली दोबारा समझा देंगे इस वाले पॉइंट को। जी, जब भी आप देखें, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि हमारी कंपनी में एसपीएम होना चाहिए, ठीक है, शुरू से आपने सोचा, अभी आपकी कंपनी एसपीएम नहीं करती या आपकी कंपनी अभी अभी बनी है, ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज 20 to 30 एम्प्लॉइज है, आप कहते हैं कि जी हमारे सीईओ की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर हमारा सीईओ बीमार हो जाता है, छुट्टी चला जाता है, कुछ हो जाता है, तो सीईओ ऐसा बंदा है कि उसके बगैर कंपनी नहीं चलती, तो उसका सक्सेसर होना चाहिए हमारे पास, तो आप फर्स्ट जनरेशन एसपीएम कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारा सीईओ, उसका सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स जितने भी हैं कंपनी के, उन सब का एक एक सक्सेसर हमारे पास होना चाहिए, तो आप सेकंड जनरेशन फॉलो कर रहे हैं एसपीएम की। क्लियर है उस वक्त? यस मैम। मैम बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है कि हम कितने लोगों की लेवल वाइज सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ सीईओ की कर रहे हैं ना ख्याल, सिर्फ उसका सक्सेसर प्लान कर रहे हैं, तो आप रिप्लेसमेंट प्लान बना रहे हैं। अगर आप और भी टॉप वाले मैनेजर की देख रहे हैं तो फिर भी आप रिप्लेसमेंट प्लान ही कर रहे हैं। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग की तरफ आप कब जाते हैं, जब आप मिडिल मैनेजर को भी कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत आप, इसका मतलब है कि आप सक्सेशन प्लानिंग को आपने थोड़ा बहुत टच कर लिया है, आप थर्ड स्टेज पे हैं। अच्छा जी, फोर्थ स्टेज पे आप क्या करते हैं कि जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, आप उन सबको एज अ पॉसिबल सक्सेसर कंसिडर करते हुए सबको डेवलप करते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा मैनेजर चला गया तो पीछे हमारे पास 5 बंदे हैं जिनमें से एक को हम मैनेजर की पोजीशन पे लगा सकते हैं। अगर हमारा एचआर एग्जीक्यूटिव भी इवन चला गया तो हमारे पास 2 बंदे हैं जो एचआर एग्जीक्यूटिव का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को सारे का सारा काम आता है, हर कोई एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, हर कोई किसी अपने से ऊपर वाली पोजीशन का सक्सेसर है। ये समझ आ रही है? मतलब लेट्स सपोज मैं एचआर मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ,
तो अगर मेरा सीनियर HR या मेरा एसोसिएट डायरेक्टर HR चला जाता है तो मैं उसका काम भी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी 4th जनरेशन पे SPM के। समझ आ रही है जी बात की आपको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, अब 5th जनरेशन में क्या होगा? सोचे वैसे 5th जनरेशन में क्या होगा? देखिए, पहली जनरेशन में सिर्फ CEO को रिप्लेस किया, सेकंड जनरेशन में COO और उसके साथ जो और भी सीनियर बंदे थे उनकी रिप्लेसमेंट भी है हमारे पास। थर्ड में हमने मिडल मैनेजर और मैनेजर्स को भी, उनके भी सक्सेसर आइडेंटिफाई कर दिए। फोर्थ में हमने पूरी कंपनी को आइडेंटिफाई कर दिया कि कोई भी बंदा चला जाता है तो उसका काम ये दूसरा बंदा कर सकता है। 5th में क्या होगा आप लोगों के ख्याल में? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम तो हमने कर लिया 4th जनरेशन में। मैम जो सक्सेशन प्लानिंग कर रहा है उसका भी कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे ना, हो वही चला जाए। जी सॉरी, मैं मैसेज देख रही थी जी। मैं कह रही थी जो सक्सेशन प्लानिंग कर रहा है, जिसका ये टास्क है, उसका भी हमें कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लेना चाहिए, ये ना हो वही चला जाए। नहीं जी, सक्सेशन प्लानिंग कोई एक थोड़ी कर रहा होता है। सक्सेशन प्लानिंग तो आपका पूरा HR डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन का हेड, सारे लोग, पूरी की पूरी कंपनी मिलके करती है, तभी सक्सेशन। देखें, अगर लेट्स सपोज HR सिर्फ कर रहा है और आपकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वाले नहीं कर रहे, तो आपकी कोई भी वहां से बंदा जा सकता है। तो सिर्फ HR वाले को तो नहीं पता ना कि कौन कॉम्पिटेंट है उस मैम उस फिर डिपार्टमेंट के कंपनी अंदर। का ऑनर ही बच गया बस अब। ओनर तो हमने सबसे पहले सोचा। ओनर की रिप्लेसमेंट तो यहाँ CEO जो होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो बेसिकली ओनर ही होता है, आप समझ लें। मैम इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फिर बोथ। जी, किसने कहा एक्सटर्नल इंटरनल? मैम यस मैम। वेरी गुड ज़ैनब, बिल्कुल ऐसे ही है। 5th जनरेशन में आप बाहर के लोगों को भी एज योर टैलेंट पूल कंसिडर करते हैं। अब बाहर के लोगों को आप कैसे कंसिडर करते हैं? जो लोग रिटायर होके आपकी कंपनी से चले गए हुए हैं, आप उनके साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं कि सर अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़े तो क्या आप 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमें एडवाइस एटलीस्ट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ना सिर्फ रिटायरीज बल्कि आपके सप्लायर, आपके डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज आपका एक सप्लायर है, ठीक है, आपकी बुक्स की कंपनी है, ठीक है, और आप पेपर खरीदते हैं किसी एक बंदे से, लेकिन आपकी बुक्स इतनी अच्छी सेल हो रही हैं, होती जा रही हैं, तो सक्सेशन प्लानिंग क्या होगी जब आप एक्सटर्नल लोगों के साथ करेंगे कि आप उसको कहेंगे कि ज्वाइन अस एज अ, हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो एज अ सप्लायर, क्योंकि तुम हमें पेपर जो है वो प्रोवाइड करते हो। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता तुम नहीं भी हो या कोई इशू है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किससे पेपर लेना है। ये नहीं कि यू आर द ओनली पर्सन जिससे हम ले रहे हैं, या हमें ज्वाइन कर लो या तुम अपने अलावा भी बताओ कि अगर मैं खुदा ना खास्ता मेरी कोई तबीयत खराब है या कोई इशू है या कुछ है तो हम किससे लेंगे। ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल लोगों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिसमें रिटायर्ड लोग आते हैं, आउटसोर्सिंग वाले आते हैं जो कि आपको एम्प्लॉयज प्रोवाइड करते हैं, आपके वेंडर आते हैं, वेंडर में आपका सप्लायर आता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कंसल्टेंट आते हैं, इवन मेंबर्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वो सारे के सारे, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब ये लास्ट पॉइंट देखें। The 5th generation of SPM is the most sophisticated. It is not easy and usually not even possible for an organization to make a single leap. एकदम से छलांग लगा के आप 5th जनरेशन पे नहीं जा सकते, और 5th जनरेशन को अटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट है कि आपकी कंपनी इतनी सिंक्रोनाइज्ड हो कि सब लोग इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो कि कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए।
क्लियर है जी सबको? अच्छा अब्दुल वाहिद, आपका मैसेज आया है मुझे कि आपका माइक नहीं चल रहा था, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। अच्छा जी, अब ये जो अगली वाली स्लाइड्स है ना, ये बहुत इजी है। अब वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट पे जाने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, ठीक है? तो अब एक एक स्लाइड करके जरा आप लोग मुझे बताते जाएं। अभी मुझे यहाँ अर्सला आप अपना माइक यूज कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मैम तो आप ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ऐसे ये कौन से स्टेप्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एसपीएम इम्प्लीमेंट नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन। मैम फर्स्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ सपोर्ट हमें हर एचआर मैनेजर फेस इस प्लानिंग में सपोर्ट की अगर लैकनेस होगी तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट नहीं होंगे, उनकी मोटिवेशन बिल्कुल सही। अगर आपको लैक ऑफ सपोर्ट मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ जो अभी आप बात करी थी ना, कौन थी जो मुझे कह रही थी कि जो सक्सेशन कर रहा है अगर वही चला जाएगा किसने कहा था? मैंने कहा था। जी लिमरा आपने कहा था। तो देखिए अगर लैक ऑफ सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिलता ना, फॉर एग्जाम्पल कोई डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप सक्सेशन प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, ठीक है? कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, इसके बारे में कौन बताएगा मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। इसको रीड करें और कोई एक्सप्लेन करे मुझे, बेशक निम्रा आप ही कर दें। जी मैम प्रॉब्लम 1 है लैक ऑफ सपोर्ट। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ एचआर। निम्रा ये वाला एक्सप्लेन हो गया लैक ऑफ सपोर्ट। अच्छा मैं कह रही हूं प्रॉब्लम नंबर 2 कॉर्पोरेट अच्छा पॉलिटिक्स। corporate politics. Our second problem with succession planning is that it can be affected by corporate politics. Instead of promoting employees with the most potential or the best track record, any level of management employee may use the corporate ladder to promote friends and allies while punishing enemies regardless of talent and or qualifications. मैम इसमें इन्होंने यही बताया कि जो सेकंड प्रॉब्लम है ना, ये पॉलिटिक्स की है। जिस तरह हम कहीं भी काम कर रहे हो, जो पॉलिटिक्स हमें देखनी पड़ती हैं, उसको हमें ओवरकम करना चाहिए। उनको प्रमोट करने की बजाय ना, उनको हमें ओवरकम करना चाहिए। मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए और किसी को बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई मतलब कि इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। सबको इक्वली हमें डील करना चाहिए। सही। आसिम आपका रेज हैंड है, आप बताइएगा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। मैम इसमें ये वो बात शो की गई है कि अपर लेवल पे ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी बंदा ना अपने रेफरेंस से लाने की कोशिश करता है। अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, वो ये नहीं चाहते कि कोई मेरिट बेस पे नीचे से ऊपर आए। हाँ जी बिल्कुल, लोग एक दूसरे को फेवर देते हैं। जी मोमिना। मैम इसमें यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फेवरेटिज्म या बायसनेस ना आए। यानी कि वो ये कहते हैं कि आप भी प्रमोशन करनी, चावल भी खाओ, मैं 2 में चावल लेके बैठी। सक्सेसर आइडेंटिफाई करने हैं, आपने जो लोगों को डेवलप करना है, वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की नज़र नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, ना सिर्फ हमारी बल्कि अब्रॉड। आप देखें तभी तो उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। जी और कोई ऐड करना चाह रहा है? हसन। मैम बेसिकली कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि वो कहते हैं ना कि हमारी जो है नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी होनी चाहिए कि कोई आगे जा रहा होता है तो हम उसे पीछे से उसकी टांग खींच लेते हैं। तो ये हमारी मैम सिस्टम का बहुत बड़ा जो है ना हिस्सा है। हमारे लाहौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे एक मैनेजमेंट में वो किसी भी काबिल बंदे को वो हायर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो उसमें किसी को अगर एज असिस्टेंट, ट्रेनिंग असिस्टेंट हायर करेंगे
तो वो उनकी जगह जो है वो बहुत आसानी से ले लेगा। तो वो जितने मतलब वो इस तरह के लोगों को हायर करते हैं कि जो बहुत यानी कि वीक हों, या वो किसी के ऊपर अपना एहसान रख सकें कि हमने तुम पे ये एहसान किया, अब आगे चल के तुम हमारे साथ लॉयल रहना, या तुम हमारे साथ जो है वो तुम हमारी सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, या उतना आगे बढ़ोगे जितना हम चाहेंगे, हमारी मर्जी के बिना हम तुम्हें उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो तुमने अपनी सारी जिंदगी जो है वो हमारे सामने सर झुका के और हमारी उसमें रहना है। वो लोग ना मैम, वो कुछ लोग होते हैं वो जो कहते हैं ना कि मिल के रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं शायद आपको यूनिवर्सिटी में भी एक दफा शायद डिस्कस किया कि कुछ लोग होते हैं वो मिल के ग्रुप बना के अलाइज करा के, वो किसी एक हकदार इंसान का हक, वो बेचारा एक जो अपने काम से काम रखता है, किसी से इंटरफेयर नहीं करता, जो किसी के मामला में इन्वॉल्व नहीं करता, उसको बहुत आसानी से वो लोग जो है ना उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, और हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन पाए जाते हैं मैम, अब आप देखें जैसे बहुत आपने ज्यादा कॉमन, और स्पेशली हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत बड़ी एक, आप समझ लें कि एक कर्स है इस वक्त। और देखिए ये सेकंड नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है कॉमन मिस्टेक एंड मिसस्टेप्स में। अब आप खुद देखें कि जब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है तो आप कितनी मुश्किल होगा सक्सेशन प्लानिंग अच्छी करना, ठीक है। यही तो मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा जी हम अपनी तरफ से बहुत आइडियल सिचुएशंस को पढ़ते हैं कि जी सक्सेशन प्लानिंग कर लें तो बस आपकी कंपनी तो टॉप कंपनीज में से एक बन जाएगी। लेकिन आप कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को कैसे अवॉइड करेंगे? लोग तो एक दूसरे को लाइक करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, एलाइज बनाते हैं, फिर जो बेचारा कोई ऐसे होता है उसको ज्यादा सप्रेस करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ बात यही हो रही है कि अनबाइस्ड होना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स को, जिसको हम पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जो बेचारा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में फंसा होता है ना, उसी को पता होता है कि इसमें से निकलना कितना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, क्विक फिक्स एटीट्यूड। क्विक फिक्स एटीट्यूड का मतलब है कि एक पोजीशन अराइज हुई उसको जल्दी से फिल कर दें सोचे समझे बगैर। अच्छा जी ये चला गया, इसका काम कौन करेगा, फलाने को इसकी जगह बिठा दो, ये क्विक फिक्स है। प्रॉब्लम नंबर 4, लो विजिबिलिटी। सक्सेशन प्लानिंग को चूंकि लोग कहते हैं कि ये इतनी नजर नहीं आती, इतना मैटर नहीं करती, कंपनी की प्रोडक्शन मैटर करती है, मार्केटिंग मैटर करती है, फाइनेंस मैटर करता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसलिए इसको इतनी विजिबिलिटी नहीं दी जाती ऑर्गेनाइजेशन में। चूंकि उसको विजिबिलिटी नहीं मिलती, इस वजह से सक्सेशन प्लानिंग सही काम नहीं करती। जी जो आजकल हम देख रहे हैं, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5, द रैपिड पेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। हम प्लानिंग करते हैं, एक चीज को लिखते हैं, गोल आइडेंटिफाई करते हैं, जब पूरी की पूरी प्लानिंग करने के बाद जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई इतनी बड़ी चेंज आ जाती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, जो कि आजकल हो रहा है। कोविड की वजह से इतनी ज्यादा चीजें चेंज हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें और क्या ना करें। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इंटरनेट का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे सारे जो हैं वो क्लासेस अपने फोन्स पे ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि सक्सेशन में क्या करें क्या ना करें। जो लोग बेचारे बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे वो लो परफॉर्मर हो गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, जो हल्का फुल्का परफॉर्म करते थे और टेक्नोलॉजी में अच्छे थे वो हाई परफॉर्मर हो गए हैं। तो बहुत अजीब सिचुएशन है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की पेस बहुत तेज है। अच्छा जी, फिर ये टू मच पेपर वर्क। सक्सेशन प्लानिंग के अंदर आपको पेपर वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जैसे आपने अपने जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन का एक एक सक्सेसर आइडेंटिफाई करें पोजीशन। अब लेट्स सपोज आपके पास 500 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, आपने 250 एम्प्लॉइज का 250 सक्सेसर फाइंड आउट करना है, कितना ज्यादा पेपर वर्क है। लोग कहते हैं भाई हम कंपनी के मेन काम को देखें कि सक्सेशन ही आइडेंटिफाई करते रहे, ठीक है। फिर उसके लिए आपको शॉर्टकट्स पे जाना चाहिए, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करे और फिर उसको देखते हुए आप उस बंदे को जज करें, उससे बात करें, उससे मीटिंग करें, काउंसलिंग करें एंड ऑल दैट, ठीक है जी। थोड़ी सी स्पीडीली कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये है कि खत्म हो जाए। प्रॉब्लम नंबर 7, टू मेनी मीटिंग्स।
किक ऑफ मीटिंग क्या होता है? अब ये सारी मीटिंग्स उन्होंने रखी हुई है स्टेप वाइज। अब कोई जो ये समझता है कि वो ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं सक्सेशन प्लानिंग में, तो आप प्लीज करें। बाइक को स्टार्ट करते हैं ना आप, तो उसको आप किक लगाते हैं। किक ऑफ मीटिंग्स का मतलब ये होता है कि बिल्कुल जब आप बिगिनिंग में कोई मीटिंग्स, पहली मीटिंग जब आप करते हैं, दैट इज द किक ऑफ मीटिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की मीटिंग, डिविजनल, फंक्शनल, वर्क रिक्वायरमेंट की मीटिंग, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल की मीटिंग, फिर करियर पाथ की अलग से मीटिंग, प्लानिंग की अलग से, पोटेंशियल असेसमेंट की मीटिंग, फिर डेवलप किस किस को करना है, क्या डेवलप करना है उसकी मीटिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो वो कहते हैं कि इसमें इतनी ज्यादा मीटिंग्स इन्वॉल्व हैं कि आप काम करेंगे कि 24 घंटे एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग्स करते रहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है जी? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ सक्सेशन प्लानिंग जो है उसके नीड एनालिसिस क्या है, और उसके प्रोसीजर को, जैसे हम वो लाइफ साइकिल की पढ़ रहे थे अभी, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। जी बिल्कुल, फ्रॉम इनिशियल लेवल। जी हम उसको शॉर्ट भी कर रहे हैं, हम उसको आपको जितनी जरूरत है ना आप उसके अकॉर्डिंगली करें। और ये एसी बहुत ही ठंडा हो गया है, 1 सेकेंड होल्ड करें, लेट मी टर्न दैट ऑफ। There is no one around, so I cannot turn that off. चले, हमारी स्लाइड्स भी थोड़ी सी रह गई हैं बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम हैं लाइफ साइकिल ऑफ एसपीएम प्रोग्राम 5 जनरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू अप्रोच। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, कितनी स्लाइड्स रह गई हैं मैम? आज प्लीज़ क्लास जल्दी ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि आज शब बारात है और घर में सब इबादत कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आज थोड़ा जल्दी क्लास एंड कर दीजिएगा। 4 to 5 स्लाइड्स हैं और मैं उनको जल्दी कवर करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आपने अगर 5th जनरेशन अप्रोच अडॉप्ट करनी है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप 5th जनरेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, वो सारा इस स्लाइड पे लिखा हुआ है कि आपकी जो पॉलिसी है वो लिखी हुई होनी चाहिए, आप उसको फॉलो करें अच्छे तरीके से। 60 डिग्री जिसे फुल सर्कल कहते हैं, मल्टीरेटर कहते हैं, ठीक है, वो आपका असेसमेंट प्रोग्राम हो ताकि आप सबसे पूछें कि अच्छा जी कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक एक बंदे की अलग-अलग डेवलपमेंट की हो आपने, और आपके पास इनसाइड और आउटसाइड दोनों टैलेंट पूल्स अवेलेबल हों। अब स्टेप्स क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि आपने क्या स्टेप्स लेने हैं। अच्छा जी, बहुत आसान से स्टेप्स हैं वैसे तो, कि स्टेप 1 में आपने कमिटमेंट रखनी है अपनी।
ठीक है, कि आपको कमिटेड रहना है। ये नहीं कि अच्छा जी हम इसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आज स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने 1 महीना किया, फिर हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। 5th जनरेशन, एक क्वेश्चन मैं यहाँ आप लोगों से करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी टू डायरेक्टली जंप टू द 5th जनरेशन प्रोग्राम? मैम आई गेस नो। नो मैम। जी, और कोई? नो मैम। इट इज No, ma'am. एब्सोल्युटली नॉट It is so पॉसिबल। difficult. ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप पहला स्टेप करेंगे तो आप 5th पे पहुंचेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने गाड़ी स्टार्ट की और वो फौरन ही 120 पे चलेगी, वो पहले 10, 20, 30, 40 क्रॉस करेगी तो 120 पे जाएगी। इसी तरह किसी भी जनरेशन के किसी भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए आपने पिछले स्टेप सारे फॉलो करने। ठीक है जी, ये सारे स्टेप्स हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई इशू आता है, क्योंकि अब ये सारी बातें जो हमने डिस्कस कर ली है ना, उन्हीं को शॉर्ट करके आगे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपने प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करनी है, लोगों को इन्वॉल्व करना है, ट्रेन करना है, डेवलप करना है। ठीक है, ये देखिए, कम्युनिकेट द एक्शन प्लान, बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, आपका करियर पाथ क्या है, हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, आप अच्छा काम कैसे करें एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर ये इसके बेसिकली स्टेप्स हैं जिसमें आप पेपर वर्क देखते हैं, सॉरी, असेस प्रेजेंट वर्क, पीपल रिक्वायरमेंट, आप देखें आपको लोग कितने चाहिए, जो फिलहाल लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। फिर आप अप्रेजल्स वगैरह को अच्छी तरह से चेक करें, कैसे हैं कैसे नहीं हैं। फिर आप फ्यूचर रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करें, जो कि सबसे मुश्किल काम है। आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इतनी बड़ी चेंज आती है कि सब कुछ बदल जाता है। अच्छा जी, फिर अगर लेट्स सपोज किसी को आपने डेवलप किया है और उसके बाद भी उसमें कोई गैप रह गया, कोई प्रॉब्लम रह गई है, तो कोशिश करें उसको दोबारा डेवलप करें। अगर नहीं होता, उससे पूछें क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों डेवलप नहीं हो सके। और जी लास्ट में आता है, जब भी कोई भी प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका लास्ट होता है इवैल्यूएट करना। जितनी भी फॉर्मल चीजें हैं ना जिंदगी में जो आप करते हैं, उन सबको इवैल्यूएट जब तक आप नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा किसने क्या सीखा है। मैं आपको पढ़ाती जाऊं पढ़ाती जाऊं पढ़ाती जाऊं और आपसे ना पूछूं कि आपको क्या समझ आई है, तो आप मुझे कभी नहीं बता सकेंगे और मुझे भी कभी ये पता नहीं चल सकेगा कि किसको क्या समझ आई है। ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम, चाहे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, चाहे वो सक्सेशन प्लानिंग का है, कोई भी फॉर्मल लर्निंग जब आपने की है, अनलेस अनटिल आप उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्रोग्राम कैसा गया। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 3। और जी शब बरात सब लोगों को मुबारक हो, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मैम आपको भी खैर मुबारक। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दिएगा, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है। हम अटेंडेंस आपने लगानी है या फिर आप जूम से लेंगे? नहीं, अटेंडेंस में लूंगी, मैं जूम को साथ देख रही होती हूँ। मैम और मेरा फिर लैपटॉप बंद होने वाला है, आप मेरी लगा दिएगा। निम्रा अलीम। निम्रा अलीम। यस मैम। अच्छा मोहम्मद चलें, मजहर पे मैम। नहीं प्लीज एक सेकेंड, डोंट डू दैट। सब नहीं बताएं, क्योंकि ऐसे मैं बिल्कुल याद नहीं रख सकूंगी कि किसकी अटेंडेंस कैसे लगा। जस्ट गिव इट अ सेकेंड। चलें जी, रेडी एवरीवन?
मैम। अब्दुल गफ्फार, प्लीज अपनी बारी आने से पहले अगर आप लोग बोल लें तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब्दुल गफ्फार प्रेजेंट है आप? अदीना खान? यस मैम प्रेजेंट। दीना प्रेजेंट है? यस मैम प्रेजेंट। अच्छा जी। अहमद सत्तार? प्रेजेंट मैम। एमन अफजल? प्रेजेंट मैम। जावेद? प्रेजेंट मैम। अरमीश रईस अंसारी? प्रेजेंट मैम। आसिम मुनीर? प्रेजेंट मैम। आयशा? प्रेजेंट मैम। आयशा कुलसूम? प्रेजेंट मैम। आयशा नजीर? यस मैम। ठीक है। आयशा रशीद? आयशा रशीद प्रेजेंट है? नजर नहीं आ रही मुझे वैसे। प्लीज आप लोग भी जरा साथ थोड़ी हेल्प कर दिया करें ताकि अटेंडेंस हमारी जल्दी से। नजर नहीं आ रही वो पार्टिसिपेंट्स में। एब्सेंट कर रही हूँ आयशा रशीद को। धनक शकील प्रेजेंट है? थैंक गॉड। प्रेजेंट हैं लेकिन बोल नहीं रही। ओके। फजान नदीम? प्रेजेंट मैम फिजान नदीम। ओके। हफ्सा खावर? हफ्सा खावर प्रेजेंट है? प्रेजेंट है मैम, उनका माइक। प्रेजेंट है उनके माइक। बतूल? प्रेजेंट मैम। हमजा महमूद? प्रेजेंट मैम। हसन रजा? प्रेजेंट मैम। मैम जी। मैम धनक शकील प्रेजेंट। मैं नेट वीक था तो जिसकी वजह से मैं प्रेजेंट नहीं बोल सकी। इट्स ओके मैंने देख लिया था कि आप प्रेजेंट हैं। थैंक यू मैम। हसन मसरूर? ईमान अहमद? हसन मसरूर बताएं। मैम प्रेजेंट। हसन मसरूर प्रेजेंट मैम। ईमान अहमद? प्रेजेंट मैम। इकरा अब्बास प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट मैम। इकरा सबाहत है मैम। और इकरा अब्बास कहाँ है? यस मैम प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा जी किरण, आपकी अटेंडेंस नहीं लग पा रही, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा क्या इशू है। ठीक है मैम एक्चुअली मैंने आपको मैसेज भी ड्रॉप किया था, जो आपने असाइनमेंट दी थी वो भी मैं नहीं कर पाई, तो अगर आप अलाउ करती है तो मैं आपको ईमेल कर दूं। एलएमएस मेरा जो है वो ब्लॉक है। कोई इशू नहीं, आप मुझे ईमेल कर दें। ठीक है थैंक यू मैम मेरा भी एलएमएस नहीं चल। अच्छा सही। माहम मुस्तफ़ा? माहम मुस्तफ़ा? वो पार्टिसिपेंट्स में अवेलेबल है लेकिन उनका बुक हो नहीं है। हाँ मुझे नजर नहीं आ रही माहम मुस्तफ़ा। मैम वो है, उन्होंने माइक भी अनम्यूट किया है पर शायद उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें ठीक है। मरियम शाहिद? प्रेजेंट थी। एक्सक्यूज मी मैम, वो प्रेजेंट थी, उनकी ना लाइट चली गई है। अच्छा। मोमिना जहीर? प्रेजेंट मैम। अच्छा मुदस्सिर आप प्रेजेंट है, प्लीज चेक कर लीजिएगा, आपकी अटेंडेंस का नहीं लग पा रही। ठीक है यस मैम। यस मैम। ठीक है। मोहम्मद अली भट्ट प्रेजेंट थे। मोहम्मद फाइक सलीम? यस मैम। मोहम्मद हमजा कलीम? प्रेजेंट मैम। ठीक है जी। मोहम्मद हमजा कलीम। मोहम्मद मजहर? मोहम्मद मजहर प्रेजेंट है? यस मैम वो प्रेजेंट यस है। मैम प्रेजेंट। मोहम्मद मजहर कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहे। मैम प्रेजेंट। मोहम्मद मजहर प्रेजेंट। मोहम्मद वकास रहमानी? यस मैम। मोहम्मद मजहर मैम प्रेजेंट है। ठीक है। नादिर शाह? नीलम खालिद? प्रेजेंट मैम।
नीलम, प्रेजेंट मैम। निमरा मलिक, प्रेजेंट मैम। निमरा अलीम प्रेजेंट थी। मैम वो प्रेजेंट है। ठीक है, निमरा अरशद आपका भी अटेंडेंस का इशू है, देख लीजिएगा। रबिया अरशाद प्रेजेंट थी। राफे आफ्ताब प्रेजेंट मैम। राहत मुख्तार प्रेजेंट थी। राहील कुरैशी, यस मैम। राना अब्दुल वहीद, मैम मेरी अटेंडेंस लग गई। कौन है आप? राहत मुख्तार। राहत लग गई आपकी। ठीक है, थैंक यू। राना अब्दुल वाहिद साजिद भी प्रेजेंट थे। रेशम जमशेद यस मैम, प्रेजेंट हूँ मैं। प्रेजेंट मैम। शावेज खालिद, शावेज खालिद। मैम प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा ना। हाँ इंशाल्लाह प्रेजेंट है, पार्टिसिपेंट में बिल्कुल लास्ट में। किसी और को भी नजर आ रहे हैं शावेज की? मुझे ही नहीं नजर आ रहे क्योंकि एस में मेरे पास नहीं आ रहे शावेज। शावेज नहीं है जी प्रेजेंट। अभी था वो क्लास लीव कर गए थे वो दोबारा। शबीज है बिल्कुल लास्ट पे। Let me see. यस मैम, शो हो रहे हैं वो। हाँ जी प्रेजेंट है। शाहजेब मुस्तफा, मैम मुश्ताक है। मैम प्रेजेंट और शादी मुश्ताक हूँ मैं। I'm sorry. शुमाइला सगीर प्रेजेंट मैम। सुहेब रफीक, प्रेजेंट मैम। सैयद अली असद, प्रेजेंट मैम। सैयदा किरण रुकैया, मैम। तैमूर राव, प्रेजेंट मैम। ओके जी। तैयबा आसिफ, तैयबा आसिफ प्रेजेंट है। प्रेजेंट उनके माइक का इशू है। मैम प्रेजेंट थी, वो उनका शायद लाइट का इशू है, इस वजह से वो चली गई। उमैर सुलेमान, यस मैम, प्रेजेंट। उमैर ताहिर खान, उमर ताहिर खान, सॉरी उमर सुलेमान और उमर ताहिर खान, आई एम सॉरी। उमर सलेमान मैम प्रेजेंट। उमर सुलेमान है और उमर ताहिर खान नहीं है। उर्सला शरून प्रेजेंट थी। उसवा मुनव्वर भी प्रेजेंट है और जैनब प्रेजेंट मैम। चलें जी ठीक है, एब्सेंट सुन लें जल्दी से। क्या मसला क्या है कि तुम्हारी कीड़ा तो कीड़ा आंसर रशीद एब्सेंट है। दैट्स इट। ओके जी, मैं नोट फाड़ रही हूं। मीट नेक्स्ट मंडे। तब तक आप लोगों की कोई भी असाइनमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सो हैव फन। ये मैं नोट फाड़ रही हूं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। ये फाड़ रही हूं।